इस वीडियो में मैंने सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम हुआ था ना, सी सेट का पेपर, यानी कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला पार्ट, उसको डिटेल में सॉल्यूशन उसके प्रोवाइड करे हैं। रीजन क्या है, देखिए मैं चाहता था कुछ ट्रिक्स और शॉर्टकट एज ए मैथ्स टीचर जो मेरे पास है ना, वो आपसे शेयर करना। बड़े मजेदार चीज बताता हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैं पिछले 3-4 साल के वीडियो अपलोड करे तो रिपीट क्वेश्चंस बहुत थे, यानी कि एक बार कर लो, आपको उनसे काफी हेल्प मिल जाती है नेक्स्ट टाइम। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन वन से शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। मजेदार क्वेश्चन है। अच्छा, सीरीज वाले क्वेश्चन है ना, बहुत आते हैं। ये सीरीज वाले आप अगर नोट करो, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, एनटीएससी वगैरह इन एग्जाम में खूब आते हैं। आपने ध्यान दिया, ये 20 था, ये 10 था, और फिर ये सेम रहा, यानी कि कम हो गया और फिर बढ़ा। अगर आपको कभी ऐसा आ जाए कि भाई पहले बढ़ा फिर कम हुआ, तो मैं एक सजेशन दूंगा, ग्राफ बना लीजिए और आपको आइडिया लग जाएगा। और उस ग्राफ में आपको आइडिया लगेगा या तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है या कुछ डिवाइड हो रहा है ना। और खासकर इसका ग्राफ बनाया तो ये 20 मान लीजिए, फिर 10 आया, फिर बढ़ गया, तो इस तरह का ग्राफ बना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मल्टीप्लाई हो रहा है पक्का, तो एकदम बढ़ रहा है। तो सर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस तो हो नहीं रहा। अक्सर बच्चे प्लस माइनस करते हैं। तो मैंने ध्यान से देखा कि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहा है 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई तो, अगर आप नोट करें, मल्टीप्लाई तो 2 नहीं, 1/2, सॉरी। यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, राइट। इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये आ रहा है। फिर इसको अगर आप कर रहे हो तो 1.5 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है। इसको करा तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। इसको करा तो 2.5 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। अब आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि देखिए कहाँ से शुरू हो रहा था। ये 1/2 जो है ना, इसको मैं 0.5 लिख लूं, बात तो एक ही है। फिर मैं क्या करने वाला हूं, मैंने ये देखा कि मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई करके देखा तो ये आ गया। फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, 2.5। अब आपको क्लिक कराएगा कि 3 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा। 75 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 225 आया। तो इस केस में आंसर जो है ना, वो 22। आपको तो एक पैटर्न डिकोड करना होता है। अगर वो आपको आंसर पता लग जाता है, कैसे पता लगेगा, अगर आप बना के देख लीजिए, मैक्सिमम केस में ये काम दे देता है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। वेल, अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं टू फ्रेंड्स स्टार्ट मूविंग, दे रन टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन। देखिए, अब इसको अक्सर बच्चों ने ये पूरा कर लिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। दो फ्रेंड्स स्टार्ट रनिंग टुगेदर, दे रन टुगेदर फॉर, यहां से उन्होंने चलना स्टार्ट करा, और एक्स और वाई जो है वो 50 मीटर तक साथ में थे, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों की दोनों इधर चल रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ उसके बाद कहता है रीच ए पॉइंट, ठीक है, एक्स टर्न्स राइट। एक्स जो है ना, हम ये मान लेते हैं एक्स यहाँ पे है और वाई यहाँ पे है। राइट का मतलब है कि ये राइट हैंड में टर्न कर जाता है एक्स। और ये कहते हैं, इसको अंडरलाइन करता हूँ, एक्स टर्न राइट एंड टर्न्स एंड रन 60। यहाँ ये 60, करीब करीब 60 मीटर रन करता है, राइट। वाई, जो ये वाई चल रहा था ना यहाँ पे, इसके पास में ये लेफ्ट टर्न कर गया, ठीक है। और ये कहता है रन 50 किलोमीटर, मतलब एक्स नहीं, सॉरी, ये 40 गया, तो ये लीजिए भाई, ये 40 है, बिल्कुल ठीक है। वाई ने लेफ्ट करा, फिर कहते हैं एक्स टर्न लेफ्ट। देखिए एक्स यहाँ आ रहा था, तो इसने वापस से लेफ्ट टर्न करा, और ये कह रहा है उसने 50 किलोमीटर जो है ना, किलोमीटर नहीं, वो रन करा। ये एक्स का है नीचे, अगर मैं बात करूं, ठीक है जी। फिर कहते हैं वहां रुक जाता है, ये रुक गया। फिर कहता है कि वाई टर्न्स राइट, वाई जा रहा था ऊपर की तरफ, और उसने, आपका राइट हैंड साइड है ना, वही आप अपने आप को कंसीडर कर लो, ये राइट हैंड की तरफ टर्न करा, ठीक है। रन्स 50, यहाँ पे भी 50 रन करा। कहते देन स्टॉप, बिल्कुल यहाँ स्टॉप हो गया। कहते देन हाउ फार द टू फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो मेरा मानना, आप एग्री करोगे, ये 50 है, ये 50 है, तो अगर ये दोनों का 100 है ना, तो ये भी 100 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 40 प्लस में 60। तो अगर आपका आंसर इस केस में 100 है, बिल्कुल सही है। आई होप आप एग्री करोगे। चलिए, नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए। ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन बड़ा, कई बच्चे कहते हैं डिफिकल्ट टू ग्रास्प है। सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। एक बिल पेड किया गया 1840 रुपीज का, ठीक है। हमारे पास डिनोमिनेशन है 50 रुपीज, 20 रुपीज, 10 रुपीज का। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इन सर्कल कर रहा हूं, टोटल 50 नोट्स हैं, ध्यान रखना।
कहता है भाई इनमें से बताना अबव स्टेटमेंट नोट करेक्ट, नोट और करेक्ट को भी अंडरलाइन कर लेते हैं। चलो पहला चेक करते हैं। कहते हैं 55 नोट्स हैं किसके, 50 रुपीज की। तो भैया 25 × 50 नोट करा, तो ये तो आ गया आपका 1250, राइट। अब 50 नोट टोटल हैं, उसमें से 25 तो जा चुके हैं। कहते हैं रिमेनिंग नोट है ना वो 20 और 10 की डिनोमिनेशन में है। मैं हाईएस्ट नंबर ले लेता हूँ। 50 में से 25 गए तो 25 बचे ना, तो 25 को सबसे बड़ा डिनोमिनेशन 20 है ना, इससे मल्टीप्लाई किया तो 500 आया। 500 ये और 1250 ये, इन दोनों का सम करा मैंने, तो सम करा तो 1750 आ रहा। हमारा तो बिल जो है वो दिया ही नहीं जा रहा, बिल तो 1840 का है, यानी कि फर्स्ट केस हो ही नहीं सकता। बात बनी। चलो दूसरा बता दो, ये क्या कह रहा हूं मैं, कैसे चेक कर रहा हूं। मैं चेक कर रहा हूँ, सेकंड देखते हो। कहते हैं 35 नोट्स है ना वो हैं 20 रुपीज के। तो मेरे पास कितना अमाउंट हो गया, 35 × 20 करा, 700 इससे आ गया। टोटल नोट तो 50 है ना, तो 50 बच्चे में से 35 जा चुके हैं, तो बचे कितने, 15 नोट बचे हैं। कहते हैं जो रिमेनिंग है ना वो डिनोमिनेशन है 50 रुपीज का और 10 रुपीज का। मैं बड़ा वाला नंबर लेता हूं, ठीक है। बड़ा लिया तो इसको करा तो 750 आया। 750 को और 700 को मैं ऐड करूंगा, तो इन दोनों को ऐड करने पर जो बिल है वो पेड ही नहीं हो रहा है, यानी कि 1750 आ रहा है, जबकि बिल तो 1840 का है। ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। 20 नोट्स, 50 नोट में से 20 जा चुके हैं 10 रुपीज के, 20 × 10 यानी कि 200 तो ये जा चुके हैं। बचे 30 नोट्स, मैं हाईएस्ट मानता हूं ना 50 रुपए के, तो 50 रुपए के 30 नोट। आप बोलो सर 30 कैसे आया, भैया 20 तो जा चुके हैं ना 50 में से, 50 नोट्स टोटल थे, 1500 ये आया। 1500 ये, 200 ये, इन दोनों को ऐड करा 1700, लेकिन बिल तो भैया 1840 का है, ये भी काम नहीं करेगा। तो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नोट करेक्ट, इन तीनों का नोट करेक्ट है। अगर आपका आंसर डी है ना, तो बिल्कुल ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं फोर्थ। देखिए क्या बढ़िया मजे, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं भाई। कहता है स्मॉलेस्ट बताना है, 2 की पावर 4, ठीक है जी, एक यहाँ पे लिख लिया, 3 की पावर 21, और यहाँ पे 4 की पावर 18, और 8 की पावर 12। देखिए आप एग्री करोगे, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और 18 आ गया, तो ये हो गया 2 की पावर 36। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, इसको अगर आप फर्दर कर ही नहीं सकते, 2 की पावर 40 है। अगर इसको करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और होल पावर 12 है, तो 12 × 3 करूंगा, तो इसमें 2 की पावर 36 आ गया। अच्छा ये दोनों तो बराबर आ गए, गजब भैया। यानी कि ये वाला पार्ट जो है और ये दोनों तो बराबर है। अगर इक्वल है तो ये कहते हैं स्मॉलेस्ट है, तो दोनों इक्वल है, तो ना तो ये स्मॉलेस्ट हो सकता है ना ये स्मॉलेस्ट हो सकता है, ठीक है। फिर 2 की पावर 40 है और 2 की पावर 36 है। अब देखिए स्मॉलेस्ट तो 2 की पावर 36 है, अगर 2 की पावर 36 स्मॉलेस्ट होगी, मुझे 2 की पावर 40 तो ग्रेटर ही होगी। तो स्मॉलेस्ट पूछा था ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मैं एलिमिनेशन मेथड फॉलो कर रहा हूं, जब ये दोनों ऑप्शन नहीं है। सर क्यों नहीं है, क्योंकि इक्वल है ये तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है ना, वो बचता है 3 की पावर 21। इसमें जो मैंने प्रोसेस किया वो एलिमिनेशन करने से निकाला है आंसर। आप बोलो सर आप निकालो ना, ऐसे करके बैठोगे तो क्या तरीका है, वो दूसरा तरीका होगा कि 3 की पावर 20 और 2 की पावर 36 में कौन सा ग्रेटर है। लेकिन ये हमसे यहाँ पे ये जानना चाह रहा था कॉमन सेंस से कि कौन से वाला स्मॉलेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। मैं भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। कहते हैं एक्स वाई 300 किलोमीटर की रेस है। अब टोटल डिस्टेंस है ना, जब तक दौड़ते रहेंगे, जब तक उनकी घड़ी में 3 किलोमीटर कवर ना हो जाए, तो मैं इसको मीटर में ले लेता हूँ, 3000 मीटर कवर ना हो जाए। अलोंग ए सर्कुलर पार्क, ये सर्कुलर पार्क है। इस सर्कुलर पार्क की जो लेंथ है ना, सरकमफ्रेंस है, वो एक्चुअल में 300 मीटर दे रखी है, ठीक है।
इसमें एक्स और वाई जो दोस्त है ना दो, उनकी रेशियो दे रखा है 3:2, रिलेटिव स्पीड है। ठीक है भैया। कहते हैं उन्होंने सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करा, राइट। सेम डायरेक्शन का मतलब है कि एक्स ने भी यहां दौड़ना स्टार्ट करा, वाई ने भी यहां दौड़ना स्टार्ट करा, राइट भैया। कहता है हाउ मेनी टाइम्स वुड दे फर्स्ट वन पास अदर, रिलेटिव स्पीड का है। आपने याद करा होगा, छोटी क्लास में पढ़ा था, अगर सेम डायरेक्शन में दो दौड़ते हैं, एक की स्पीड एक्स वाई है, तो आपको टीचर ने बताया था कि भाई रिलेटिव स्पीड निकालते हैं ना सेम डायरेक्शन में, तो ओवरटेक करने की स्पीड एक्स माइनस वाई आती है। लेकिन अगर डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती, तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड है ना, वो आप भी मानते हो एक्स प्लस वाई होती। ये मेरे का मानना है, आपने पढ़ा होगा। तो सर आप यहाँ क्या करने वाले हो? अब मुझे ये क्लियर हो गया कि मुझे एक्स माइनस, मैं अगर मान लेता हूं, लेट, मैं एक्स की स्पीड मान लेता हूं एक्स, भैया 3 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, मैंने इसको मीटर में मान लिया, पर सेकंड मान लिया। वाई की जो स्पीड है ना, उसको भी ले लेता हूं, वाई की स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 3 - में 2, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 1 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड है। मुझे ये पता करना है, देखिए वापिस सुनिए, कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है। मैक्सिमम डिस्टेंस है 3000 मीटर। और तेज कौन दौड़ रहा है? ये 3x वाला तेज दौड़ रहा है। तो मुझे ये पता करना है कि x कितने टाइम तक दौड़ेगा, यानी कि कितने टाइम तक x यहाँ पे दौड़ता रहेगा। तो टाइम निकालने का क्या तरीका होता है, जो टोटल डिस्टेंस है ना, उसको स्पीड से डिवाइड करते हैं। ये x के लिए निकाल रहा हूं। टोटल डिस्टेंस एक्चुअल में 3000 है, और x की स्पीड 3 है। तो टाइम 1000 सेकेंड तक ये x जो है ये ग्राउंड में रहेगा। तो x को अगर ओवरटेक करना है, तो 1000 सेकेंड में जितने चक्कर काट सकता है वो करेगा। अगला काम क्या है मेरा? अब मुझे ये पता करना है कि 1000 उसका टोटल टाइम है, और रिलेटिव स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड। एग्री? तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं अभी निकाल रहा हूं कि भाई ये जो डिस्टेंस है ना 300 मीटर का, टाइम निकालता हूं। अब मुझे टाइम निकालना है, देखिए टाइम कौन सा निकालना है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा हूं भैया मैं। हमें डिस्टेंस मैं ले रहा हूं 300 मीटर, यानी कि 300 मीटर जो है ना, ये अगर मैं ले लेता हूं, क्यों इसमें ले लेता हूं? 300 को मैं स्पीड से 1 से डिवाइड करूंगा, तो 300 सेकेंड्स आ गया। यानी कि 300 सेकेंड में 1 टाइम मीट करेंगे वो। और वो ग्राउंड में कितने सेकंड रह रहा है? 1000 सेकंड ग्राउंड में रह रहा है। तो भैया ये पहली बार मिले 300 के बाद, फिर मिले 600 के बाद, फिर मिले 900 के बाद में, काम खत्म। 1000 सेकंड पूरे हो जाएंगे। तो इस केस में 3 सेकेंड 3 टाइम है, वो मेरा आंसर आया। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कहते इफ ऑर्डर ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स, इसको अंडरलाइन कर लेता है, रिवर्स्ड एंड ईच अदर रिप्रेजेंट लेटर हुज पोजीशन ऑक्यूपाई। कहता है हमें रिवर्स कर दें, तो ये बताइए लखनऊ जो है वो कैसे होगा। मैं बिना टाइम वेस्ट किए ना आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेटर ना पेंसिल लेके आप लिख लीजिए, इस तरह से लिख लीजिए। रिवर्स लिखने के बाद अब देखते हैं कि इसको कैसे करें। तो अगर आपने नोट किया होगा, एल जो है यानी कि ए की जगह पे जेड अगर मैं रिप्लेस करूं, बी की जगह पे मैं वाई लिखूं, इस सी की जगह पे जेड लिखूं, ये अगर इस तरह से करता रहता हूं, तो एल की जगह पे ओ आ गया है। बिल्कुल ठीक है। तो ये देखो ओ तो इन चारों ऑप्शन में है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, इसमें तो छोड़ देते हैं। फिर अगर आप नोट कर रहे हैं कि नेक्स्ट यू है, तो यू को अगर आप नोट करोगे, देखिए यू की जगह पे यहाँ पे आया है एफ। ये टेबल अगर रेडी है ना, तो आपका आसान हो जाता है करना। भाई जेड की जगह पे ए आया, वाई की जगह पे बी, एक्स की जगह पे सी, इस तरह से एफ आया है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन जी आ गया, डी ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में आपको फिर कंफ्यूजन है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ओ एफ एक्स पी एम, ये तो सेम आ रहा है, ओ एफ एक्स पी एम। तो आपको लास्ट ऑप्शन देखते हैं अल्फाबेट, लास्ट वाला है डब्ल्यू, और डब्ल्यू जो है वो डी आ रहा है। तो अगर इसको डी से रिप्लेस करेंगे, तो जिसमें डी आ रहा है ना, वो करेक्ट होगा। तो मेरा मानना है इसमें आसान हो जाता है अगर आपके सामने ये वाली टेबल होती है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये बहुत बार आया, मैंने जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियो बनाए ना, काफी बार मैक्सिमम में ये मुझे मिला।
कहता है कि टूर्नामेंट में टोटल जो प्लेयर है ना वो है 150 है, और हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मैचेस कि कितने मैच होंगे। अच्छा, इसका मीन इट इज गिवन नो मैच रिजल्ट इन ए ड्रॉ, हाउ मेनी। अच्छा, अगर प्लेयर एलिमिनेट हो रहा है ना, तो कुल मिला के ये नॉकआउट टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट का मतलब है कि आप हारे और बाहर हो गए। अब अगर नॉकआउट टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट बड़े टाइप के होते हैं, लीग मैचेस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉकआउट टूर्नामेंट है। कहते हैं हाउ मेनी मैचेस, पूरे इंटायर टूर्नामेंट में कितने मैचेस होंगे। सिंपल सा फंडा बताता हूँ आपको, मैं शॉर्टकट ट्रिक तो बाद बताऊं। अगर ये 6 मैचेस है, 6 प्लेयर है, थोड़ी देर के लिए कभी भी बड़े क्वेश्चन में फंसो ना, तो छोटे से आप एक रूल निकालो। 6 अगर हैं, और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर मैं कहूं कि भाई 15 है, पहले 6 का निकालते हैं। 6 प्लेयर हैं, तो नंबर ऑफ मैचेस अगर हम देखें, तो पहले 6 प्लेयर को अगर मैचेस कराओगे तो 3 मैच कराने पड़ेंगे। अब 3 मैच हो गए तो 3 प्लेयर हमारे विनर आ गए। एक को मैं बाई कर देता हूं, और एक का मैच कराना पड़ेगा, ठीक है। जो विनर आया है ना, उसके साथ में बाई वाले का मैच होगा। तो इन तीनों नंबर को ऐड करो, आंसर आ गया 3 + 1 + 1 5 आ गया। 5 मैचेस होंगे। सर एक क्यों, क्या बता रहे हो, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कैसे निकालते हैं। 15 अगर हैं, तो 15 का अगर आप करोगे तो 7 तो मैचेस हो जाएंगे, एक ड्रॉ हो गया भाई, मतलब बाई में मिल गया उसको। अब बाहर 7 प्लेयर आ गए, 7 प्लेयर आ गए और एक प्लेयर बाहर बैठा हुआ था, तो टोटल 8 प्लेयर हो गए ना। अब हमें 4 मैच कराने पड़ेंगे। 4 प्लेयर आ गए, 4 मैच में अगर जिताने के लिए दो और कराने पड़ेंगे। अब 2 प्लेयर आगे खेलेंगे तो एक मैच आएगा। अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं, तो आपने कुछ ध्यान दिया, इनको ऐड करने पर जो सम आया है वो 14 आया है। अब मैं क्या सिखाना चाहता हूं वो देखिए आप। 6 प्लेयर थे, नंबर ऑफ मैचेस 5। 15 प्लेयर थे, नंबर ऑफ मैचेस 14। एक कम आ रहा है ना। तो यहां पे जो ट्रिक है ना, ट्रिक ये है, अगर जितने प्लेयर होते हैं, अगर आपसे कोई कहे ना कि n प्लेयर्स हैं, तो नंबर ऑफ मैचेस नॉकआउट टूर्नामेंट जो होते हैं ना, उसमें से एक कम होंगे, यानी कि n-1 आंसर होगा। अब इस 150 में से एक कम करोगे तो 149 होगा। अगर आपका भी आंसर 149 है तो बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। अब ये क्वेश्चन जिसने परमुटेशन कॉम्बिनेशन करा है ना क्लास 11th का, उसके लिए तो बहुत आसान है। उसके तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। बाकियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं 3 डिजिट नेचुरल नंबर है, विदाउट रिपीटिशन, एंड देयर आर इज डिजिट। 3 डिजिट का है ना, तो मैंने 3 बॉक्स बना लिए, ठीक है। अब इसको देखो, कहता है कि 3 डिजिट में ईच डिजिट इज ए ओड। तो ओड नंबर अगर आप देखो, हमारे पास मैच में कितने हैं। ओड नंबर है 1 3 5 7 9। और आगे एक कंडीशन और कहता है कि नंबर जो 3 डिजिट का है ना, वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। कोई नंबर 5 से तब डिविजिबल होगा जब उसके एंड में 5 आएगा। अगर है ना, ये जो वंस प्लेस है ना, इस वंस प्लेस पे 5 आएगा। तो इसको तो फिक्स कर दिया हमने, यानी कि इस बॉक्स को भरने का तो एक वे है, और ये वाला चला गया, यानी कि हट गया। करेक्ट। अब हमारे पास कितने ओड नंबर बचे, अगर आप देखिए, ये तो इसमें तो आ गया था सच दैट ईच डिजिट इज ओड, ठीक है, नंबर इज डिविजिबल बाय। अब मेरे पास बचे 1 2 3 4 बचे। ये जो 4 है ना, इन इस बॉक्स को भरने के लिए मुझे 4 वेज हैं। इन चारों में से कोई भी उठा के मैं रख सकता हूं। अब चारों में से एक आ गया। अब जो 3 बचेंगे ना, अगला बॉक्स भरने के 3 तरीके हैं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 4 3 × 1 12, यानी कि आपका आंसर इस केस में आ जाएगा 12। ये क्वेश्चन को मैं बार बार इसलिए कहता हूं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, पीएनसी का, क्योंकि ये आपको आना चाहिए, बहुत पूछा जाता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ईच डिजिट ओड है, तो आपने ओड नंबर ही लेने थे। नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो 5 नंबर लेना था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ रहा है। कहता है भाई, एक क्वेश्चन है, इज एक्स इज ए इंटीजर।
आपसे किसी ने पूछा कि एक नंबर लिखा हुआ है पर्ची पे, क्या वो इंटीजर है, और दो क्लू दिए और ये बताने हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट है या नहीं है। एक्स इज ए इंटीजर। अब देखो, पहले वाले को लोग x/3 इज नॉट ए इंटीजर। मैं केस 1 ले लेता हूं। भाई मान लीजिए वो नंबर है ना 5 है, तो 5/3 करोगे नोट ए इंटीजर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो नंबर मान लीजिए 6 है, तो 6/3 करोगे तो नंबर 2 आ रहा है, वो तो इंटीजर आ रहा है। किसी को नहीं पता है तो इंटीजर बताता हूं। इंटीजर होते पूरे नंबर, 1.5 इंटीजर नहीं है, 2/3 इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन और इंटीजर नहीं होते। इंटीजर होते हैं या तो नेगेटिव नंबर या जीरो या पॉजिटिव नंबर, डेसिमल वाले इंटीजर नहीं होते। तो पहले केस में तो ये स्टेटमेंट तो कंप्लीट ही नहीं है। एक्स की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है ना क्या है, तो दिस इज नॉट कंप्लीट। फिर कहते हैं 3x 3 टाइम करने पर इंटीजर आए, ऐसा जरूर नहीं है। मान लीजिए दूसरा केस ले लेता हूं। एक नंबर 2/3 है, ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, तो ये तो इंटीजर है। लेकिन अगर ये 2/3 की जगह पे मान लीजिए मैं लेता हूँ 2/7, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6/7 है, ये तो इंटीजर नहीं है। तो मैंने ये देखा कि दोनों स्टेटमेंट तो सफिशिएंट ही नहीं है। तो इस केस में आंसर आ जाएगा डी, कि 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर। अगर आपका भी आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन है। कहता है इंक्रीज इन प्राइस सर्टेन, पहले 25% इंक्रीज कर दिया, फिर प्राइस को डिक्रीज कर दिया 20%, फिर इंक्रीज कर दिया। देखिए इसने साफ लिखे रिजल्टेंट इंक्रीज इन प्राइस बताओ। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, आप मान लीजिए कि जो इनिशियल प्राइस है ना, ओरिजिनल प्राइस थी, इनिशियल प्राइस जो थी वो थी ₹100, हम मान लेते हैं कि ₹100 थी, करेक्ट। फर्स्ट चेंज देखते हैं। आफ्टर फर्स्ट चेंज के बाद आपने क्या देखा कि 25% इंक्रीज हुआ है ना, तो 25% का मतलब है नाउ 125 प्राइस होगी, ठीक है जी। सेकंड में कहता है कि डिक्रीज कर दिया 20%। भैया सेकंड जो चेंज है ना वो पहले तो इसका 20% निकालो, यानी कि 20% ऑफ 125 निकलेगा। 20% का मतलब है 20/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 125 करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 20 1 जा 5 जा, यानी कि वापिस से 25 आ गया। अब 25 माइनस करना, 125 में से 25 माइनस करोगे तो 100 आ गया। सेकंड चेंज के बाद प्राइस 100 होगी। फिर कहता है अगेन इंक्रीज कर दिया 10%। जो थर्ड चेंज है ना वो कहता है 10% इंक्रीज करा है। ये जो 100 था ना, इसका 10% तो आप एग्री करोगे 10 ही होता है, तो मैं इस 10 को 100 में ऐड करूंगा तो 110 आ गया। अब तीनों चेंज के बाद इनिशियल था 100, अभी हो गया 1110, तो साफ दिख रहा है कि 10% का यहाँ पे चेंज आया है। अगर आप चेंज परसेंटेज का फार्मूला भूल गए हो तो याद दिलाता हूं, फार्मूला ये था डिफरेंस यानी कि चेंज वैल्यू, और यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू था यहाँ पे, और इधर 100 आता था। डिफरेंस इन दोनों में कितना है, इन दोनों में डिफरेंस तो ₹10 का है। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 100 है, और ये भी 100 है, तो चेंज यहाँ पे 10% का ही आया, तो ये बी आंसर है। 11th क्वेश्चन करते हैं। करना क्या है, कहता है कि भाई आपको 4 लेटर दे रखे हैं A B C D E, और यू हैव टू अरेंज इन सच ए वे दैट एग्जैक्टली 2 लेटर बिट। ये कंडीशन पे अंडरलाइन कर लो कि ए और ई के बीच में है ना, यानी कि पहले तो टोटल कितने लेटर हैं, 5 है ना। आई विल सजेस्ट यू कि इसमें 5 बॉक्स बना लीजिए, 1 2 3 4 5, राइट। अभी कहता है कि एग्जैक्टली 2 अल्फाबेट होने चाहिए ए और ई के बीच में, और हाउ मेनी अरेंजमेंट आर सच पॉसिबल। हमें टोटल दे कितना रखा है, हमें A B C D 5 अल्फाबेट दे रखे हैं। देखिए केस 1 क्या बनता है, केस 1 ये बनता है, अगर मैं ए यहां पे ले लेता हूं, ठीक है, तो 2 अल्फाबेट को छोड़ के ई मुझे यहां पे लेना पड़ेगा, राइट। ये तो यही कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड बी, ये केस 1 है। ये तो फिक्स हो गया ना, तो यानी कि ये वन वे इसको फिक्स करने का है, यानी कि एक ही तरीका है, यहां पे भी एक ही तरीका है।
इन दोनों को मैं हटा देता हूं, पीछे बचे 3 अल्फाबेट। इन तीनों में से कोई भी, यानी कि इसको फिल करने के 3 वेज हैं, इसको फिल करने के 2 वेज हैं, इसको फिल करने का एक ही बचेगा। तो इस केस में जो कॉम्बिनेशन बचा ना, वो 3 इंटू 2 इंटू 1 6 बना। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए यहां नहीं आए, ई यहां आ जाए और ए यहां आ जाए, तो भी तो बात बनेगी। तो 6 मैं और ऐड कर देता हूं। आपने ध्यान दिया, 6 ऐड है क्यों? क्योंकि भाई ए और ई के बीच में है, तो एक केस ये बना, यहां तक तो 12 बन गया, यानी कि फर्स्ट केस में 12 आया। केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में अल्फाबेट तो यहाँ पे 5 प्लेसेस हैं। अब ये ए है, वो यहां नहीं आके सेकंड में आ जाता है। 2 अल्फाबेट छोड़ देता हूं, ई यहां पे आ जाता है। इसको फिल करने का तो ओबियसली एक ही तरीका है। इस केस में भी सेम बनेगा 12। कैसे बनेगा सर? 3 अल्फाबेट है ना, इन तीनों में से इसको फिल करने के 3 वेज हैं। ये वाली प्लेस फिल करने का जो है वो 2 वेज बचेंगे ऑलरेडी। इस प्लेस को फिल करने का 1 बचेगा। तो यहां पे भी 6 आ गया। लेकिन इसका रिवर्स भी तो पॉसिबल है कि ए यहां ना आके ई आ जाए और यहाँ पे ए आ जाए। तो उस केस में भी 6 पॉसिबिलिटी बनती हैं। तो 12 यहां पे भी आ गई। तो 12 सेकंड केस में आया, 12 फर्स्ट केस में आया। अगर आपका भी आंसर 24 है, बिल्कुल ठीक है। आई होप आप एग्री कर रहे होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैं करा चुका हूं कि अगर फीमेल को रिप्रेजेंट करना है तो सर्कल के ऊपर नेगेटिव, अगर मेल को रिप्रेजेंट करना है तो स्क्वायर के ऊपर पॉजिटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं, क्वेश्चन पूछा हमें, इज जेड इज ए ब्रदर ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन को पूछा है। स्टेटमेंट को देखते हैं। हम कह ही नहीं सकते भी। स्टेटमेंट ए फर्स्ट क्या कह रही है? एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। अगर स्टेटमेंट में 1 ले लेता हूं, एक्स जो है वो ब्रदर ऑफ वाई है, पैरेलल लाइन आएगी, वाई का ब्रदर है, तो भैया ये मैंने रेक्टेंगल बॉक्स में डाला। ठीक है, एक्स ब्रदर का मतलब मेल हो गया। वाई इज ब्रदर ऑफ जेड। वाई जो है वो ब्रदर है जेड का, तो ये भी ब्रदर पता लग गया, तो इसको भी रेक्टेंगल बॉक्स में डाला और पैरेलल लाइन में, यहाँ पे पैरेलल हॉरिजॉन्टल में मैंने जेड। जेड का हमें नहीं पता जेंडर। आगे कह रहे हैं एक्स वाई जेड आर सिबलिंग। सिबलिंग तो साफ दिख रहा है, पहली वाली स्टेटमेंट ही सिबलिंग बता रही है। लेकिन किसी भी तरह से मुझे जेड का जेंडर नहीं पता लग रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट है ना, जेंडर से नहीं पता लग रहा है कि जेड इज ब्रदर ऑफ एक्स। ये नहीं पता लग रहा है कि जेड है वो मेल है या फीमेल है। तो क्वेश्चन 1 जो सफिशिएंट है आंसर है कि 1 इज सफिशिएंट टू आंसर, बिल्कुल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। 2 सफिशिएंट है, ये भी नहीं हो पा रहा है। तो ये सेकंड में कहता है आंसर बोथ स्टेटमेंट आर सफिशिएंट। ये दोनों स्टेटमेंट को ले लूं तो भी तो सफिशिएंट नहीं है। इस केस में आंसर जो है वो डी बनेगा। आप बोलो सर क्यों डी बन रहा है? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जेड का जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। तो हाउ कैन वी से कि वो ब्रदर है एक्स का? हो सकता है जेड है वो सिस्टर हो, ये भी तो हो सकता है सिस्टर हो। इस केस में आंसर है वो डी होगा। आई होप आप एग्री कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं इसको। क्वेश्चन क्या है देखिए, कहता है वन साइड ऑफ ए। आपको ये जो इससे ले लेते हैं, यहां से डिस्टेंस स्टार्ट करते हैं और ये डिस्टेंस मैंने लिया, ये हमें दे रखा है टोटल 101.1 किलोमीटर। पहला काम है, इसको मैं 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं ना, तो जो आंसर आएगा ना 1010 मीटर आ जाएगा। सर कैसे आएगा? भैया इसका डेसिमल लोगे, ये 100 है, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 101 इतना मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो इन पूरा डिस्टेंस जो है ना वो 1010 मीटर है। ठीक है, 1101 प्लांट्स आर प्लांटेड इक्वल डिस्टेंस पे। अब देखिए डिस्टेंस जब लेते हैं ना, देखिए डिस्टेंस को ध्यान में रखना। अब डिस्टेंस की मार्किंग होती है तो यहाँ 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, इस तरह से चलता है। और यहाँ पे डिस्टेंस मैंने कितना कहा है मीटर में? ये डिस्टेंस हो गया 1010 जितना मीटर, ये मार्किंग है। कह रहा है 100 प्लांट्स है ना, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लांट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लांट्स, वो कैसे निकालते हैं?
कि जितना डिस्टेंस है ना उसको डिवाइड 1010 को 100 से डिवाइड कर देता हूँ। देखो 100 से क्यों डिवाइड किया, आप बोलोगे सर प्लांट तो 101 है। अगर मैं प्लांट्स लगाना स्टार्ट करूंगा तो प्लांट्स यहाँ पे फर्स्ट यहाँ आएगा, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा। सेकंड प्लांट यहाँ पे आएगा, थर्ड प्लांट यहाँ पे आएगा, फोर्थ प्लांट यहाँ पे आएगा। आपने देखा, नोट करा कि फिफ्थ प्लांट यहाँ पे आएगा। तो ये जो 101 प्लांट है ना, 101 प्लांट का मतलब है कि ये जो गैप है ये ऐसे ऐसे 100 गैप्स है। तो 100 इक्वल पार्ट्स हैं, 100 इक्वल पार्ट्स हैं, तो मुझे इसलिए 100 से डिवाइड किया। जब मैंने इसको 100 से डिवाइड किया, देखिए यहाँ से मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 100 वन जा 100, और ये वन जो जीरो बचा, 10.1 बचेगा। 10.1 आंसर आ गया किसके बीच में, दो प्लांट्स के बीच में। आपको यहाँ पे समझने की जरूरत क्या है कि 100 क्यों आया, 10 प्लांट्स, क्योंकि आप ये जो गैप है ना दो प्लांट्स के बीच में, ये गैप है वो 100 गैप्स हैं। इसलिए मैंने एक गैप की लेंथ निकालने के लिए 100 से डिवाइड करा। ठीक है, हमसे पूछा है 5 कंज्यूकेटिव प्लांट्स के लिए। चलिए पहला प्लांट ये हो गया, दूसरा प्लांट ये, तीसरा ये, फोर्थ एंड फिफ्थ। इन पांचों कंज्यूकेटिव प्लांट्स लग चुके हैं ना, इनके बीच में गैप देखते हैं। गैप है 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप। 4 गैप है ना, तो ये 4 इंटू 10.1 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपका आंसर यहाँ पे 40.4 आता है, बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूं। प्लांट्स के केस में 1 से शुरू कर रहा हूं, डिस्टेंस के केस में ये 0 से शुरू होता है। आपको इन दोनों का बीच में गैप निकालना था, वो मैटर करता है। बात बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है भी 3 प्लेसेस हैं, मैं लिख लेता हूं। यहाँ पे मैंने ए लिखा, यहाँ पे ये इजी है, मेरे को लग रहा है जितने भी क्वेश्चंस मैंने करे सबसे इजी ये लिख रहा है। कहता है कि ए टू बी, यहां से नोट करिए 3 डिफरेंट रोड जा रहे हैं। एक रोड ले लेते हैं 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3। यहाँ पे 3 रास्ते हैं ए से बी जाने में, करेक्ट है। कहता है बी टू सी जाने में भी 3 रोड्स हैं। तो यहाँ सॉरी, बी टू सी यहाँ पे लिखा है 4 डिफरेंट रोड्स, यहाँ पे 4 रास्ते हैं। 1, ठीक है, 2, ये दूसरा रास्ता हो गया। यहाँ से ले लेते हैं थर्ड वे, और यहाँ से ले गए फोर्थ वे। 4 वे हो गए, यहाँ पे 3 वेज हो गए। ठीक है, कहते हैं अगर 3 डिफरेंट रोड्स हैं फ्रॉम ए टू सी, डायरेक्ट भी दे रखे हैं, ए टू सी जाना है ना, तो दिस इज 1 वे, दिस इज सेकंड वे, और दिस इज थर्ड वे। तो देर आर टोटल 3 वेज। ओके भैया, करेक्ट। आगे चलते हैं। हमसे पूछा है ए टू सी में कितने टोटल बनेंगे। ए टू सी का निकालना है ना, तो 3 तो ये हैं, 3 तो यही हो गए। अब यहाँ पे आप नोट करिए, यहाँ ये जो नंबर ऑफ रूट्स है ना, मैं इन शॉर्टकट तरीका तो क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 इंटू 4 यानी कि 12 आ गया। 3 प्लस में 12 करूंगा। अगर आपका आंसर भी 15 है ना, तो बिल्कुल ठीक है। आप बोलोगे सर आपने 15, ये 12 जो है वो कैसे निकला। देखो मैं आपको समझाता हूँ 12 कैसे आया। पहला रास्ता यहाँ से गया, और उसके बाद में इसी को कर लिया, दिस इज 1 वे। यहां से गया, फिर ये गया 2 वे। यहां से गया, यहां से चला गया, दिस इज 3। यहां से गया, यहां से फोर्थ। ये 4 रास्ते हैं। फिर सेकंड मिड वाला लेगा, इस तरह से 4 यहां से आएंगे और 4 यहां से, तो 12 ये आ जाएगा। तो अगर आपका आंसर 15 है तो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ना 15th क्वेश्चन करते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं कि भी ए हैज सम कॉइन्स, ठीक, या दो ए जो है उसकी बात हो रही है, बी की बात हो रही है, सी की बात हो रही है, और डी की बात हो रही है। ठीक है, कहते ए हैज सम कॉइन्स, ही गिव हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड टू मोर टू बी। हमें जो चीज नहीं पता है ना उसको एक्स ले लेते हैं। मैंने मान लिया ए के पास है ना वो एक्स है। हाफ का मतलब ये है कि उसने कितने दिए, जितने एक्स थे ना इसका हाफ कर दिया, और 2 एक्स्ट्रा जो है ना वो उसने किसको दे दिया, बी को दे दिया। करेक्ट। कहता है बी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड टू मोर टू सी। जो बी के पास थे ना उसका हाफ, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। बी ने क्या करा, जो भी उसके पास थे उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब हाफ, और 2 और ये सी को दे दिए। मतलब इसने लिखा हुआ है गिवन टू, सी गिव्स हाफ ऑफ द क्वाइंस एंड टू मोर टू डू। अब जो सी के पास था ना, यानी कि अगर मैं सी के पास था तो थोड़ा इसको सोल्व कर लेता हूं थोड़ा समझाने के लिए आपको।
सी के पास कितने थे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x/4 और ये बन जाएगा 2 × 1/2, यानी कि 1 ही आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। तो सी के पास एक्चुअल में x/4 प्लस में ये दोनों को ऐड करा तो 3 हो गई, राइट। सी के पास कहते हैं इसने डी को दिए जितने सी के पास थे ना उसके आधे, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, x/4 प्लस में 3 और 2 और ये उसने डी को दे दी, ठीक है। मोर टू डी एंड डी के पास कितना है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। आपको बस इतना पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 है। अब हमें ए के पूछे हैं ना बिगिनिंग में, तो एक्स निकालना है कुल मिला के मुझे, ठीक है जी। इस 2 को वहां भेज दूंगा, 10 - 2 करा 8 हो गया और यहाँ पे बचा 1/2 x/4 प्लस में 3। इस 1/2 को वहां पे भेजूंगा तो आप भी एग्री करोगे कि ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 × 1 हो जाएगा तो 16 हो गया। अब मैं 3 को वहां भेज दूंगा तो ये हो गया 8/4 और 16 - 3 करोगे तो ये हो गया 13। अब x/4 13 आ गया है तो x जो है वो 52 हो जाएगा। यानी कि अगर आपका आंसर डी है ना, बिल्कुल ठीक है। उल्टा भी ले सकते थे, कई बच्चे डी से लेके कर रहे थे, लेकिन मेरा मानना है आपको समझ में आया होगा। डन। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 16th क्वेश्चन देखिए। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने हर बार आईएएस के पेपर में देखे हैं, हर बार, मतलब कई बार 1 1 करके। देखिए ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं ये बताइए हंड्रेड प्लेस पे ना, हंड्रेड प्लेस पे वो कौन सा आएगा अगर इसी तरह से सीक्वेंस चलो। सीक्वेंस क्या बन रही है पहले वो दिखाता हूं आपको। यहाँ पे सीक्वेंस बन रही है ए, फिर ए बी, फिर ए बी सी। यहाँ लिख देता हूं, पहले ए आया, फिर आया ए बी, ठीक है, फिर आया है ए बी सी 3 आ गई, फिर आया है ए बी सी डी 4 आ गई। यानी कि ए बी सी आने के बाद ये देखिए 4 आ गए ए बी सी डी, फिर आ गया ए बी सी डी ई 5 अल्फाबेट साथ में आ रहे हैं। कहते हैं इसी कंटिन्यूशन में चलेंगे तो ये बताइए हंड्रेड प्लेस जो है ना उस पे कौन सा अल्फाबेट आएगा। देखिए मैं आपको ना एक स्टेट चैप्टर था स्टैटिस्टिक्स, उसकी याद दिलाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तो लगता हूँ नंबर लिख लेता हूँ और वहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती थी, यहाँ पे सम लिख रहा था। सर आप क्या कर रहे हो, ए आया है ना यहाँ पे, तो ए तो अगर आप नोट करोगे 1 बार आया है। सेकंड टर्म में ना 2 नंबर आए हैं, ठीक है जी। थर्ड टर्म में 3 नंबर आए हैं, देखिए 3 नंबर आए हैं। फोर्थ टर्म मैं इसको मान रहा हूँ, इसमें 4 अल्फाबेट आए हैं, फिर 5 अल्फाबेट आए हैं, फिर 6 अल्फाबेट आए हैं, 7 अल्फाबेट, 8 अल्फाबेट, 9 अल्फाबेट, 10 अल्फाबेट। इस तरह से आप कर लीजिए। आपको मैं बिल्कुल ले मैंने मेथड बता रहा हूं, आपने ऐसे कर लिया, फिर बोलो सर ये सम क्या बता रहे हो आप। सम होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए यहां तक सेकंड वाले में कितने अल्फाबेट आ गए, 1 2 3, यानी कि यहां तक तो सम था ना इन दोनों को, 3 अल्फाबेट आ गए। अप टू 2 टर्म्स 3 अल्फाबेट जा चुके हैं। अप टू 3 करोगे ना तो इनको ऐड कर दे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की बात कर रहा हूं। ये 6 हो गया या फिर ये 10 हो गया। ये कुछ वैसा ही है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। ये आपको मैं कुछ ज्यादा नई चीज नहीं बता रहा, सम ऑफ नेचुरल नंबर बता रहा हूं। जैसे आप जानना चाहते हो कि पहली टर्म्स में कितने होंगे, तो 10 नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला पता है क्या था, लास्ट नंबर मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर डिवाइड बाई 2। फिर आपसे कोई पूछे ना कि भैया ये बताइए सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होगा, तो लास्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई नेक्स्ट नंबर बाई 2, यानी कि 55। ये 55 आ गए यहां तक, एग्री। अब ये 55 आ गए हैं और ये अगर 9 का करोगे इस तरह से करते जाओगे, तो अगर मान लो बिना ट्रिक के करो तो ये 15 हो गया, ये करोगे तो 21 हो गया, यहाँ पे 28 हो गया, यहाँ तक करोगे तो ये 36 हो गया और यहाँ तक 36 में करोगे तो 45। एक्चुअल में ऐड करते हैं, हमें हंड्रेड प्लेस चाहिए ना। अब नेक्स्ट वाले में कितना होगा, इसको 11 से 66 हो जाएगा। इससे नेक्स्ट में अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 78। इससे नेक्स्ट में करोगे तो 91। देखिए 90, हमें तो हंड्रेड प्लेस के पता करना है ना। अब 91 तक तो आ चुका है, कितने और गायब हैं, 9 और गायब है। अच्छा आपको यहाँ पे एक चीज और लिखनी थी, क्या लिखना था, ये पहला ए है, ये बी है, बी तक गया है, सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो मुझे 9 अल्फाबेट 9 और चाहिए।
तो हमें ये पता करना है 9 वाले अल्फाबेट की सीक्वेंस क्या है, वो आई है। यानी कि अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझा पाया होगा सम ऑफ नेचुरल वाले फार्मूले से। राइट, आप बोलो सर आई क्यों आए, 91 तक तो आ चुके हैं ना। अब 91 के बाद जो नंबर आएगा ना, वो सीक्वेंस जो अगली बनेगी वो ये बनेगी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आई जो अगर आएगा ना, ये 100th प्लेस है। तो इसी तरह से मैंने इसको टिक करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वेल अच्छा क्वेश्चन है, इजी है एक्चुअल में। कहता है 3 पर्सन आर स्टैंडिंग इन ए क्यू, राइट, इफ नॉट इन द सेम ऑर्डर, 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। मैं ए यहाँ पे ले लेता हूँ और बी यहाँ ले लेता हूँ, और इनके बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 4, ये 4 लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइन भी कर देता हूँ, मैंने क्या करा, 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। कहते हैं 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी। अब देखो, इसने इस लाइन को देखना, बिटवीन बी एंड सी है ना, 7 पर्सन यानी कि या सी है वो यहाँ पे भी जा सकता है, और सी है वो यहाँ पे भी जा सकता है। अब कहाँ पे 7 करेंगे, तो ये राइट साइड में जब सी करोगे ना, ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे। हमें तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछे हैं, तो मैं इस साइड 7 ले लेता हूँ, बी एंड सी। देखिए ये तो 4 हो गए, कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे सी की पोजीशन आ गई। आप बोलोगे से आपने राइट साइड में क्यों नहीं ली। अगर मैं राइट साइड में लेता तो नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज्यादा हो जाते, और बहुत ज्यादा हो जाते तो हमारा आंसर तो मिनिमम निकालने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं इफ देर आर 11 पर्सन अहीड ऑफ सी। अहीड का मतलब आगे हैं, अगर मान लो सी यहाँ पे खड़ा है तो इसके आगे जो है ना 11 पर्सन है। चलो गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इससे आगे 11 लोग खड़े हैं। ठीक है जी, आगे क्या कह रहे हैं, और कहते हैं 13 पर्सन बिहाइंड ए। बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, इस ए के पीछे 13 है। तो यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 तो यही है, और इसके पीछे जो है ना वो 10 लोग और खड़े हैं। ठीक है, ये 10 लोग है, मैंने इस तरह से लिख दिया कि यहाँ तक 10 है। हमसे क्या पूछा है, कहता है तो ये बताओ इस कॉम्बिनेशन में अगर खड़े करें, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू। उस क्यू में मिनिमम कितने, चलिए गिनते हैं। 10 तक तो ये हो गए, आई होप 10 के बाद ये हो गया 11 नंबर, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इस जो पूरी क्यू है ना, लाइन है ना, इसमें 22 है वो पर्सन्स खड़े हैं। ये इसका आंसर होगा। अक्सर बच्चे मुझे क्लास में कहते हैं सर अगर मैं ए और बी यहाँ ले लेता और फिर सी यहाँ लेता, अब करके देख लीजिए उस केस में बहुत ज्यादा लोग क्यू में आते हैं, हमें तो मिनिमम पता करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 18th क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हाउ मेनी सेकेंड्स देयर इन द एक्स वीक एक्स डेज। ठीक है, एक काम करते हैं, आप एग्री करोगे, मैं एक्स वीक एक्स को ना 1 ले लेता हूँ, 1 सेकेंड है, यानी कि 1 वीक की बात कर लेता हूं। अगर 1 वीक की बात हो रही है तो आप भी मानोगे क्या होगा, 1 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, भाई 7 डेज 7 हो गया, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक डे में 24 आवर होता है, और एक आवर में 3600 सेकेंड्स होती हैं। एग्री, ये हो गया किसमें, एक्स जो वीक वाला था। एक्स डेज आ जाते हैं तो 1 डे हो गया। 1 डे अगर लेता हूं मैं, अब 1 डे में सेकंड्स निकालते हैं। देखिए 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, राइट, और 24 आवर्स में एक आवर में अगर आप नोट करोगे तो 3600 सेकेंड्स होते हैं। ये लीजिए भैया। फिर आ गया था एक्स आवर्स। भाई एक्स आवर का मतलब, मैं एक्स तो मैंने 1 माना है, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर अगर आप देखोगे एक्स मिनट, तो एक्स मिनट का मतलब 1 मिनट है, तो 1 मिनट अगर आप देखोगे तो मैंने 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है जी। और फिर एक्स सेकंड का मतलब है, मैंने तो एक्स 1 सेकंड माना है, तो ये 1 आ गया। एग्री। इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे 60 लिखा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। जब मैं ऐड करूंगा ना,
तो एक चीज कन्फर्म है, इनका यूनिट प्लेस डिजिट में यहाँ जीरो आ रहा है, हर जगह जीरो आ रहा है, तो वन तो यूनिट प्लेस में आएगा ही आएगा। तो इस केस में तो वन यूनिट प्लेस में है ही नहीं। वह अगर मैं करूंगा एक्स से वन मल्टीप्लाई करूंगा तो भी नहीं आ रहा, ये नहीं हो सकता। ठीक है। और यहाँ पे भी यूनिट प्लेस तो है ही नहीं, यानी कि इसको मल्टी वन तो आ ही नहीं, वो यूनिट प्लेस वन आ ही नहीं रहा। यूनिट प्लेस वन क्यों आना चाहिए? क्योंकि मैंने एक्स वन माना है। आप बोलोगे सर एक्स टू मानेंगे, तो एक्चुअल में जो मानेंगे ना वो तो आना तो चाहिए यहाँ पे टू। ठीक है। अब इनको इसमें जितने डिजिट है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो, उतना ही डिजिट का आंसर होना चाहिए। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बहुत छोटा नंबर आ रहा है, यानी कि बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इस केस में जो ऑप्शन बचता है ना वो यही होता है। सर आपने कैसे करा? इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना, और मल्टीप्लाई करके आप ऐड करोगे, तो आंसर जो है वो डी आ रहा है। मैंने यूनिट प्लेस वाले से आपको शॉर्टकट दिया है, यूनिट प्लेस का डिजिट से। अब बोलो सर आपने यहाँ पे भी वन था, यहाँ वन इसलिए काम नहीं करेगा, ये बहुत छोटा नंबर है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे यही आपको सिक्स डिजिट दे देगा, और ये तो सिक्स डिजिट है ही नहीं, फाइव डिजिट ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 19th वाला। पी क्यू आर एस टी आर द सिक्स मेंबर ऑफ आर इज द स्पाउस ऑफ बी। देखिए इसमें कुछ बताता हूँ, ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हैं, और ये बहुत आते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, जनरली मैंने हर जगह देखे हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ सुनना। अगर मैं पहले आपको समझाता हूं, मैं फीमेल को रिप्रेजेंट करूंगा तो ओ सर्कल और ऊपर नेगेटिव लिखूंगा, और अगर मैं मेल को रिप्रेजेंट करूंगा तो रेक्टेंगल लिखूंगा और पॉजिटिव लिखूंगा। ठीक है। अगर मैं जनरेशन चेंज कर रहा हूं तो देखिए मैं ऐसे लूप लेके आऊंगा, ए और बी, जैसे मान लो जनरेशन चेंज है तो वर्टिकल है। अगर मान लीजिए मैं ब्रदर सिस्टर या हस्बैंड वाइफ कर रहा हूं तो ये लाइन है हॉरिजेंटल होगी, यानी कि हस्बैंड, अगर हस्बैंड और वाइफ का मैं बात करूंगा तो सेम जनरेशन का मतलब है हॉरिजेंटल लाइन। इसी इंफॉर्मेशन के साथ में शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर इज स्पाउस ऑफ क्यू। देखिए इस लाइन से मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि इसमें से कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है। स्पाउस और स्पाउस का मीनिंग, इस वर्ड का मीनिंग होता है हस्बैंड भी हो सकता है वाइफ भी हो सकता है। चलिए तो इसको एज इट इज छोड़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे आपने नोट करा तो लिखा हुआ है यू इज द मदर ऑफ टी। यू जो है ना वो मदर ऑफ टी है। ये यू है मान लीजिए, राइट। ये यू है और मदर का बात कर रखा है तो ये माइनस फीमेल है, और मदर ऑफ टी है। अब टी के बारे में कुछ दे नहीं रखा तो टी तो एज इट इज लिख दिया। मैंने इसको लिखा है यू इज द मदर ऑफ टी। आगे चलते हैं। एस इज ए डॉटर ऑफ यू। एस जो है ना वो डॉटर ऑफ यू है। तो एस डॉटर है तो ऑब्वियसली मानते हो कि ये जो डॉटर है ना वो फीमेल है, तो इसके ऊपर माइनस आ गया। और किसकी है? एस इज डॉटर ऑफ यू, यू की डॉटर है। तो भैया ये जो टी है इसकी भाई और बहन है, तो ये बहन है कि भाई हमें पता नहीं, चलो एज इट इज रहने दे। आगे चलते हैं। डॉटर ऑफ यू आ गया। पीज डॉटर इज टी। इस लाइन का मीनिंग बताता हूं। कहता है पीज डॉटर इज टी। कहता है पी की डॉटर है ना वो टी है, तो पी है वो पक्का इसका स्पाउस है, यानी कि हस्बैंड है। इसकी डॉटर टी है तो डॉटर है तो ये फीमेल है, फीमेल है तो मैंने सर्कल और माइनस लगा दिया। ठीक है। आगे कहता है आर सन इज पी। जो पी है ना, ये जो पी है ये आर का सन है, तो पी मैंने रेक्टेंगल बॉक्स में डाल दिया, और ये जनरेशन चेंज होंगी तो वर्टिकल, आर का है तो ये कर दिया। ले यहां तक ठीक है। इफ देर आर टू कपल्स, ऑब्वियसली साफ दिख रहा है कि ये दो कपल्स है, ये कपल्स है, ये कपल है, और ये तो ब्रदर सिस्टर है, ये तो सिस्टर ही है, ये तो दोनों सिस्टर ही हैं। आपको अभी इससे पता लग गया। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए हमें इनका जेंडर नहीं पता, इन दोनों में ये नहीं पता कि कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है। एग्री? क्योंकि इसने इस इंफॉर्मेशन के ऊपर दे ही नहीं रखा। फिर क्यू इज ग्रैंड फादर। भैया क्यू ग्रैंड फादर है कि नहीं हम पता ही नहीं सकता। जब मुझे जेंडर पता ही नहीं है तो मैं ये कर ही नहीं सकता। फिर क्यू इज ग्रैंड मदर, क्यू ग्रैंड मदर है ये भी मैं नहीं कर सकता, जेंडर ही नहीं पता है। आर इज मदर ऑफ पी। आर मदर ऑफ पी, देखिए हमें ये नहीं पता है ना कि आर मदर है कि फादर है, तो ये भी इंफॉर्मेशन से नहीं पता लग रहा है। टी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। हाँ क्यू जो है ना, जो टी है ना वो तो लड़की है। अब ये तो इन्फॉर्मेशन है।
और वो ग्रैंड डॉटर है किसका, क्यू की, ये क्यू है इसकी ग्रैंड डॉटर है 2 जनरेशन। तो मेरा आंसर इस केस में डी होगा। अगर आपका भी आंसर डी है ना, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ले लेते हैं। 20th क्वेश्चन देखो, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मजेदार है। कहता भाई 5 फ्रेंड्स है, राइट द रेलिवेंट। अच्छा इसमें ना आप बड़ा इजी क्वेश्चन हो जाएगा। हम ऐसे करते हैं, जेड परचेज 8 नोटबुक मोर देन। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, जेड जो है उसने एक्स से 8 ज्यादा परचेज करी, तो x+8 लिख लिया, पहली इंफॉर्मेशन। P प्लस क्यू टुगेदर 21 है, तो P प्लस में Q का 21 है, बिल्कुल ठीक है जी। ये भी मैंने इंफॉर्मेशन बना दी। Q परचेज 5 नोटबुक लेस देन P। किसने, Q ने, ये जो Q है ना, इसने P से 5 नोटबुक है ना वो लेस परचेज करी है। P से 5 नोटबुक, Q परचेज 5 नोटबुक लेस देन P, ठीक है। एक्स एंड वाई टुगेदर परचेज 20 वाई, एक्स प्लस में वाई जो है ना वो 28 एक साथ दे रखा है, ये भी मैंने कर दिया। पी परचेज 5 नोटबुक मोर देन एक्स, जो पी है उसने एक्स से 5 नोटबुक मोर है, ये मेरे पास इक्वेशन दे रखी है, राइट। कहता है कि फीच नोटबुक इसको पहले तो 40 प्राइस है एक नोट, देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल नोटबुक। मुझे टोटल नोटबुक निकालनी है, किस किस की, एक्स प्लस वाई प्लस में जेड प्लस पी क्यू, इन सब की निकालनी है। और जो आंसर आएगा ना उसको मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एग्री। तो देखिए बड़ा इजी है ये, तो इसमें दिक्कत नहीं आती, इससे ही पता। इन दोनों को सोल्व करते हैं पहले। अगर आप नोट करो इसको, पहले क्यों सोल्व कर रहा हूं मैं, पी प्लस में क्यू जो है ना ये 21 है, मैं इसमें Q की वैल्यू रख देता हूं ऊपर वाली इक्वेशन में, P और Q की जगह पे रखना P-5 और ये 21 हो गया। ये P और P 2P हो गया, इसको -5 को यहां भेजूंगा 26 हो जाएगा। P की वैल्यू 13 आ गई, तो मैंने इस P की जगह पे 13 लिख दिया, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा P और Q का सम 21 है, तो 21 में से अगर 13 माइनस करूंगा तो 8 आ गया, ले जी Q की वैल्यू भी 8 आ गई, ठीक है। अच्छा P अगर 13 है तो देखिए x निकल गया, भैया 13 और ये x+5 है ना, तो x की वैल्यू 8 आ गई, ये लीजिए x की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है जी। अब y, x और y का सम कितना है, 28 है। x अगर 28 है तो y यहां से 20 आ गई, बिल्कुल ठीक है। z बचा है, z भी निकालते हैं। z कह रहा है x से 8 ज्यादा, x तो 8 ही है, इससे 8 ज्यादा तो 16। इन सबको ऐड कर देता हूं। जब मैं इनको सबको ऐड करा, देखिए अगर इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 28 हो गया, ठीक, मैं लिख देता हूँ, ये 28 हो गया। इसको ऐड करा तो 29 हो गया, और यहाँ पे 8 आ गया, तो ये बन गया 65, यानी कि 2 कैरी 65 बन गया। 65 को मैं 40 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2600। अगर आपका आंसर भी ए है, बिल्कुल ठीक है। देखिए 21st क्वेश्चन में क्या है, कहता है कि भैया 15 मल्टीप्लाई 14 13 इस तरह से करो, एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। मैक्सिमम को अंडरलाइन कर लेता हूं, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और एम की। तो पहला बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमें करना क्या है, एम के टेबल लिखिए। 3 है, बिल्कुल यहाँ पे आ रखा है। 6 भी है, यहाँ पे भी आएगा। 9 भी आएगा, 12 भी आएगा, 15 भी आएगा। आई थिंक 15 लास्ट है। अब 3 को तो करना ही नहीं, 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं, एक 3 यहाँ पे आएगा। 9 में 2 3 आते हैं, ये गेम चेंजर है, ध्यान रखना भैया। 12 में भी एक 3 आएगा, 15 में भी अगर आप देखोगे तो एक 3 आएगा। तो एक्चुअल में हमसे पूछा था 3 की पावर m है ना, तो m की मैक्सिमम वैल्यू, तो m की मैक्सिमम वैल्यू है 1 टाइम 2 टाइम 3 4 5 6। मैं एक मैक्सिमम वैल्यू m है यहाँ पे 6 आएगा, ये मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। आई होप एग्री विद यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 22। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। X want to distribute some pens to A, B, C, D, E, F। ठीक है, मैं लिख लेता हूं, A जो है ये B, C, D, E और F, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। अच्छा देखिए अंडरलाइन करते जाइए, कहते हैं A गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन B रिसीव्ड। अगर आप नोट करो, ये कह रहा है कि भी जो A के पास है ना, मतलब वो B से डबल है, राइट।
तो अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि ये मतलब टू टाइम्स है, ए को अगर ये ले लेता हूँ तो ये बराबर होगा टू टाइम्स बी। ठीक है, फिर कहते हैं थ्री टाइम्स द सी। ये जो ए का है ना वो थ्री का थ्री टाइम्स होगा सी का। सिमिलरली डी का फोर टाइम कह रहा है, ई का फाइव टाइम कह रहा है, और इसका सिक्स टाइम कह रहा है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है किसका, वन टू थ्री है, यानी कि एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, और यहाँ पे एलसीएम जो है वो 60 आ रहा है। 60 इन सारे नंबर से डिविजिबल है। अब ये 60, अगर मान लीजिए 60 पेन मिलते हैं ए को, ठीक है, तो बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 30। एग्री, क्योंकि टू टाइम 60 के बराबर होगा ना। इसको थ्री 60 को थ्री से करोगे तो 20 आएगा, डी को फोर से करोगे तो 15 आएगा, डी 60 को फाइव से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, इसको सिक्स से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। ठीक है भाई, कहते हैं वाह, यहाँ पे देखिए मिनिमम नंबर ऑफ एक्स शुड बाई सो दैट नंबर ऑफ पेन ईच वन गेट इवन नंबर, इसको भी अंडरलाइन कर लो। वैसे तो ये आंसर ठीक था, लेकिन इवन नंबर पेन मिलने चाहिए सभी को। अब इसमें एक इशू आ गया, सारे ठीक थे लेकिन ये इवन नंबर नहीं है ना। अब अगर मैं इवन नंबर के लिए इसको टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 30 आने के लिए, तो मुझे इसको भी टू से करना पड़ेगा, राइट, ये 40 बनाना पड़ेगा। इसको भी टू से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 60 करने के लिए, इसको भी टू से करना पड़ेगा 120 आ गया, और इसको भी टू से मल्टीप्लाई करने का 24 आएगा, और इसको भी टू से करोगे तो 20 आएगा। अब मैं इन सबको ऐड कर लूंगा। जब मैंने इनको ऐड करा तो आई होप आप एग्री करोगे 294 आ रहा है। अगर आपका भी आंसर सी है ना, बिल्कुल करेक्ट है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कहते व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट कैन व्हेन डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द नंबर लीव्स रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 को। ये मेरे को लग रहा है सबसे इजी क्वेश्चन आईएएस में जितने भी आए ना, मुझे लगा। थ्री रिमाइंडर का मतलब है इन सब में से थ्री माइनस कर लो ना, ऑप्शन से ट्राई करके देख लो ना, आपको लफड़ा ही नहीं आएगा। ऑप्शन से ट्राई करके देखा मैंने, क्योंकि इस केस में तो सिक्स क्लास की बुक का ही है। ये आएगा 1063, ये आएगा 1070, ये आएगा 1080, ये आएगा 101180। अब ये कह रहा है कि डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा, बिना पूछे ना डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, नाइन से डिविजिबल कौन सा है। नाइन से डिविजिबल और सभी से होना चाहिए। मैं नाइन क्यों ले रहा हूँ कि नाइन का मुझे इजी लग रहा है, सम ऑफ डिजिट्स है ना, वो नाइन के टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ पे अकेला ये नंबर है जो नाइन से डिविजिबल है, तो इस केस में आंसर सी होगा। तो ये तो मैंने ऑप्शन से ही कर लिया। सारे क्वेश्चंस को जरूरी नहीं है मेथड से करो, ऑप्शंस दे रखी उससे भी काम चल जाता है। मेन तो कॉमन सेंस का टेस्ट है, वो शो करनी होती है आपको। आई होप क्लियर हुआ। 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। वेल ये अगेन एट स्टैंडर्ड का, अभी क्वेश्चन इजी आने लगे मैंने देखा। ये क्या कह रहा है कि पाई चार्ट है, अगर कोई बच्चा भूल गया है तो बताता हूँ, पाई चार्ट है ना उस सर्कुलर चार्ट को कहते थे। ठीक है, अब ये कहता है कि एक्सपेंडिचर फाइव, यानी कि ए बी सी डी ई, इन पांचों का एक्सपेंडिचर है। लिखे लिखते पांच का, ये हो गया मान लीजिए फर्स्ट का, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये फोर और फाइव, फाइव का ले लिया। ए का जो है ये हो गया, ये बी, ये सी, ये डी और ई। तो पाई चार्ट बेसिकली देखा जाए तो सर्कुलर चार्ट है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भैया कोरस्पॉन्डिंग ए को जो दे रखा है ना, यानी कि बी, ए गायब है सॉरी, बी जो दे रखा है ना वो 90 है। ये 90 दे रखा है बी को, राइट। बी, ए हमें पता नहीं है, लेकिन बी जो है वो 90 दे रखा है। इसका एंगल दे रखा है। सी है वो 50 है, बिल्कुल लिख लेते हैं, सी 50 हो गया। फिर डी है वो 45 है, यानी कि ये एंगल है डी का, सॉरी डी का तो ये वाला एंगल होगा, ये 45 हो गया, बिल्कुल ठीक है जी। फिर ये ई का 75 हो गया, ई का 75 हो गया। हमें गायब क्या दे रखा है, ए का एंगल नहीं दे रखा और सबका एंगल दे रखा है, राइट। कहते व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन आइटम ए। सबसे पहला काम है कि इन चारों का सम निकालो। जब इनका चारों का सम निकाला तो 260 आया। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई इन सब का सम है ना वो 360 डिग्री, पूरा एक कंप्लीट राउंड होता है ना वो 360 का होता है। तो ए का एंगल निकला, जो ए का एंगल निकलेगा ना वो कितना निकलेगा, ए का एंगल निकलेगा भाई 360 में से मैंने 260 माइनस कर दिया तो 100 आया।
100 ए को एंगल मिला, मुझे तो परसेंटेज मिली है। तो देखिए 100 एंगल मिला है कितने में से, 360 में से। परसेंटेज जो है ना वो निकाल लेते हैं, परसेंटेज है वो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। चलिए अब 100 से मल्टीप्लाई करने का मकसद है कि हमसे परसेंटेज पूछा था कि आउट ऑफ 100 कितना आएगा। कट करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 9 जा और यहाँ पे 25 आया, 4 से करा, 250/9। अगर आपका भी आंसर ये है तो बिल्कुल ठीक है, बात बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 25 देखते हैं। ये सीक्वेंस सीरीज हमें इस तरह का एक पक्का क्वेश्चन आ रखा है, बहुत बार आया, मतलब 4 5 क्वेश्चन हो गए इसी उसमें, ये तीसरा है रिकॉर्डिंग में। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहते व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। भैया इसमें सबसे पहले बात है कि 2 है, ठीक है जी, उसके बाद 12 है, 36 है, 80 है, 150 है और फिर एक्स है। तो मैंने तो गैप निकालने की कोशिश करी, अगर यहाँ पे देखा तो ये गैप तो भैया 10 का आ रखा है। देखिए यहाँ पे गैप बन रहा है, यानी कि 36 में से अगर 12 माइनस करता हूं तो 24 का गैप बन रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में अगर मैं गैप निकालूं, यानी कि 80 में से अगर मैं 36 को माइनस करता हूं तो 10 में से 6 गया, 4 7 44 का बन रहा है, ओके जी। फिर यहाँ पे अगर मैं गैप बना के देखूं तो इसमें बन रहा है 70 का गैप है। नेक्स्ट मुझे पता नहीं है, तो अगेन देखा कुछ पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा। इनका भी गैप निकाल के देख लेते हैं एक बार। ये 14 आ रहा है गैप, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप इसको माइनस करूंगा तो 20 आ रहा है, यहाँ पे अगर माइनस करूंगा तो देखो 26 आ रहा है। अच्छा यहाँ बन गया, देखिए पकड़ में आ गया अभी। ये 20, अब यहाँ पे देखा इसमें क्या जोड़ा आपने, प्लस का 6 ऐड करा, इसमें क्या जोड़ा आपने, प्लस का 6 ऐड करा, तो इसमें +6 जोड़ देते हैं, +6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। यानी कि ये जो नंबर है इन दोनों में 32 का गैप होगा, ठीक है। अगर ये 32 का गैप होगा तो ये तो नंबर मिल गया। कैसे, कि ये 32 आया है ना, तो इन दोनों में गैप है तो इसमें ऐड कर देता हूं, यानी कि 32 और 70 को ऐड करोगे तो 102 आया, 102 आ गया ना। तो 102 और इन दोनों में अगर ये वाला जो गैप है वो 102 आएगा तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा, 150 में 10 ऐड कर देता हूं, 252 आया मेरा। अगर आपका भी आंसर 252 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, 25th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस। अक्सर कंप्लीट द सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं और बहुत आते हैं। तो कई बच्चे कहते हैं सर कोई ट्रिक है क्या इसका। देखिए ट्रिक तो ये है कि आपको फिक्स कुछ पैटर्न है और वो पैटर्न आपको पता लग जाते हैं तो जनरली आप बहुत कम टाइम में ये आंसर निकाल लेते हो। चलिए प्लस और माइनस करके देखते हैं या ग्राफ बना के देखते हैं। जब सबसे पहले मैं गैप देखता हूँ कितना है, यहाँ पे मैंने गैप देखा तो भैया 10 का गैप आ रहा है। यहाँ पे गैप देखा तो 24 का आ रहा है, नहीं बात बन रही है। यहाँ पे अगर गैप देखते हो तो देखिए 36 और 80 के बीच में अगर करोगे तो आई थिंक यहाँ पे 80 और 36 में से माइनस कर लेता हूँ 4, 44 का गैप आ रहा है। यहाँ पे तो 70 का गैप आ रहा है। आगे तो हमें पता ही नहीं है एक्स निकालना है, तो कुछ बात बनी नहीं। देखिए इसमें कुछ बन नहीं रहा, 10 में, 24 में, 44 में। तो एक बार इनको फर्दर इनका गैप निकालते हैं। अगर इन दोनों में अगर मैं गैप आपसे पूछूं तो ये गैप आ रहा है 14 का, यानी कि +14 करना है, प्लस करने पे आ रहा है। इन दोनों में अगर मैं गैप निकालूं तो यहाँ पे आ रहा है 20 का। इन दोनों में अगर मैं गैप निकाल के देखूं तो यहाँ पे आ रहा है 26 का। आई थिंक ये बात बन रही है। अभी कैसे बन रही है, आप देखिए इसमें अगर आपने करा प्लस का 6, यहाँ पे आपने करा प्लस का 6, ठीक है। सेम पैटर्न में कहते हैं यहाँ पे करोगे तो प्लस का 6 करोगे तो 32 आएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में गैप 32 आएगा। अगर ये 32 गैप है थोड़ी देर के लिए तो मान के चलो इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे 102 आएगा। भाई मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ये 102 है तो अब तो मुझे x निकालना आसान बन गया। इन दोनों का गैप ये है तो जो x है ना वो हो जाएगा 150 प्लस में 102, और यहाँ पे 252 आंसर मेरा आया, जो कि बी ऑप्शन है। अगर आपका भी आंसर बी आया है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो कुछ पैटर्न कई बार आपको हिडन होते हैं, आपको डिकोड करने होते हैं। चलिए
26th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहते हैं इफ वन नॉन जीरो डिजिट वन वोवल, एक तो नॉन जीरो डिजिट की बात कर रहा है। नॉन जीरो डिजिट का मतलब है कि भाई 1 से लेके और 9 तक, तो यहाँ पे मेरे पास एक्चुअल में 9 चॉइसेस होगी। वन वोवल कह रहा है, तो अगर आप एग्री करोगे वोवल जो है वो टोटल हमारे पास टोटल होते हैं 5, करेक्ट है। वन कॉन्सोनेंट कह रहा है, ये लीजिए भी कॉन्सोनेंट जो है वो, अब कॉन्सोनेंट की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास हो गए 21। 26 में से 5 माइनस कर दिया। कहते हैं आर टू बी यूज इन फॉर्मिंग पासवर्ड बनाना है, सच दैट ईच पासवर्ड स्टार्ट विद वोवल। ये कह रहा है कि जो पासवर्ड बना रहे हो ना आप 3 वाला, उसका पहला अल्फाबेट तो वोवल होना चाहिए, ठीक है जी। तो देखिए इसके बाद वोवल के बाद क्या कह रहा है, सो दैट ईच पासवर्ड स्टार्ट विद वोवल एंड एंड विद ए कॉन्सोनेंट। ये कहता है एंड में कॉन्सोनेंट आना चाहिए, और यहाँ पे डिजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, मैंने अक्सर देखे हैं। तो अगर आप नोट करो जिसको ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उनको पता लग जाएगा। हाउ मेनी पासवर्ड की बात कर रहे हैं ना, हमारे पास वोवल्स 5 है ना, इसको भरने के 5 तरीके हैं, इस बॉक्स को भरने के। डिजिट कितने हैं, 9 है ना, इसको भरने के 9 तरीके हैं। कॉन्सोनेंट 21 है ना, तो इस बॉक्स को भरने के 21 वेज हैं। तो टोटल जो नंबर ऑफ वेज है ना वो कैसे निकालते हैं, आप इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 945 इंटू 21, ये 945 है, ये हमारा आंसर आ जाता है। आप बोलोगे सर ये मेथड कहाँ आता है, कौन सा चैप्टर है, क्लास 11th में है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने देखे उसमें से आ रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 वाला। कहता भाई 9 कप्स आर प्लेस्ड ऑन ए टेबल अरेंज्ड इन इक्वल इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम की बात कर रहे हैं ना, तो कुल मिला के 3 by 3 की प्लेस बना रहा है कि 3 कॉलम्स 3 रोज। और हमें कह रहा है कि इसमें से आउट ऑफ 6 कॉलम का कॉफी जो है ना वो 6 में है, और जो टी है वो 3 में है, ठीक है। हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज सो दैट ईच शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कप। देखो एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफी का मतलब है 1 कप भी चलेगा, 2 कप भी चलेंगे, एटलीस्ट 1 कप का मीनिंग समझे, और 3 कप भी चलेंगे। मैंने एक चीज बताई, इस वर्ड एटलीस्ट का क्या मीनिंग होता है कि 1 कप मिनिमम होना चाहिए, अगर 2 अरेंज कर दे तो रो वाइज तो भी ठीक है, 3 कर दे तो भी ठीक है। अब नंबर ऑफ वेज पूछिए। देखिए पहले केस 1 है, केस 1 का मतलब है कि भी अगर ऐसा हो जाए कि तो हमारे पास टी तो 3 है ना, मैं इस तरह से प्लेसिंग कर लेता हूं 1, ये मैं 9 बना लेता हूं 3 by 3 का, ठीक है। अगर बाई चांस मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 कॉफी कर दिया, 1 टी, हो सकता है ना, 2 कॉफी 1 टी, 2 कॉफी 1 टी, ये प्लेसिंग हो सकती है। तो इसमें नंबर ऑफ वेज निकालते हैं। देखो इसको प्लेस करने के 3 तरीके हैं। इस रो को, मैं रो पे बात कर रहा हूं सर, कैसे हैं। अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में पढ़ा होगा तो टोटल 3 परमुटेशन है, और जो लाइक टर्म्स होती है ना उसको डिवाइड करोगे 2 फैक्टोरियल से, और ये आंसर 3 आ गया। और वैसे भी आप पूछो सर वैसे सीसीटी में 3 कैसे बनेंगे, देखिए पहला तो सीसीटी बन गया, तो ये भी तो हो सकता है सी टी सी और टी सी सी 3 बन गए। सिमिलरली इसमें भी तो 3 का अरेंजमेंट पॉसिबल है, इसमें भी तो 3 का अरेंजमेंट पॉसिबल है। केस 1 में जो नंबर ऑफ वेज बनी ना वो मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये यहां से आंसर 27 आ गया, करेक्ट। अब ये तीनों रो तो सेम है। केस 2 देखते हैं क्या होता है। एक और तरीका है, क्या तरीका है, अगर मान लीजिए तीनों में मैं कॉफी रख लूं, और अगर ऐसा कर ले 2 कॉफी और 1 टी रख लेते हैं, और 1 कॉफी 2 टी रख लेते हैं, तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये केस 2 की बात कर रहा है। आप बोलो सर इसको कैसे अरेंज करेंगे, चलिए बिल्कुल करते हैं। देखिए अगर 3 सेम ही है तो इसको अरेंज करने का तरीका जो है ना, आप देखोगे तो 3 और डिवाइड बाई लाइक भी 3 है, तो आंसर इस केस में तो 1 आता है। लेकिन इस केस में अगर करोगे, अगर लाइक वाले फार्मूले से कि 3 की प्लेसिंग है, 2 ये वह है, तो यहाँ पे आंसर 3 आ गया। इस केस में भी करोगे तो आंसर देखिए 3 की प्लेसिंग है और 2 दोनों टी टी। या बोलो सर क्या 2 कर रहे हो, ये एक्चुअल में एक फार्मूला है, तो इसकी भी वे है 3 होगी।
तो यहाँ पे ये इनको मल्टीप्लाई करते तो कितना आ गया, ये 9 आ गया, 9 वेज हो गया भाई, 1 इंटू थ्री कर लेते हैं। करेक्ट, 9 वेज यहाँ पे आ गई। लेकिन एक ये भी तो हो सकता है कि भैया जो ट्रिपल सी है ना, ये पहले रो में ना आके यहाँ पे आ जाए, और ये वाला जो है ना ये बीच में आ जाए, और ये वाला जो है ना कौन सा वाला सीसीटी, ये यहाँ पे आ जाए। इस तरह से भी तो हो सकती है। तो ये क्या अरेंज, आप बोलो सर यहाँ पे तो आपने नहीं करा था ये चीज। यहाँ पे इसलिए नहीं करा था क्योंकि तीनों रोज सेम थी, बट यहां तो प्लेसिंग हो सकती है। तो इस केस में जो बनता है ना वो ये बन रहा है कि इनको आपस में तीनों जगह पे प्लेस करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 आ गया। आप बोलो सर ये 6 कैसे आया, दोबारा बताता हूं। देखिए, इस ये तीन जो ये तो सेम आ गया ना, तो इस वाले को तो हम छेड़ ही नहीं सकते। राइट, ये तो भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये फर्स्ट रो आके लास्ट में आ जाए, ये भी तो प्लेसिंग हो सकती है। अब ये इस वाले को इस तरह से अरेंज करेंगे तो टोटल 6 वेज बनती है। इन 6 वेज को और इन 9 वेज को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 9 6 कितना हो गया, 54। अब इन दोनों केस के जो वेज है ना, नंबर ऑफ वेज, उनको ऐड कर देता हूं, जो टोटल बन जाएंगे ना वो 27 प्लस में 54 हुई। अगर आपका भी आंसर 81 है ना, बिल्कुल ठीक है। इसके लिए एक आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छी नॉलेज होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन कहना चाहिए। कहता है सम ऑफ थ्री कंज्यूगेटिव इंटीजर इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। कहता है तीन नंबर ऐसे बताओ, मान लीजिए एक्स है, इन तीनों वाई है, इनको जेड करें तो उतना ही आंसर आए जिनका कि मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो देखते हैं। सबसे बढ़िया तो बच्चे जनरली पहला बता देते हैं कि सर 3 + 2 + 1, और 3 इंटू 2 इंटू 1, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। तो नो सच पॉसिबिलिटी इज देयर, ये तो हो ही नहीं सकता। एक ये भी तो हो सकता है, आप नोट करना, -3 -2 -1, -6 आता है ना, -3 मल्टीप्लाई करो -2 मल्टीप्लाई करो -1, ये भी तो 6 - 6 दे रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी, एक बच्चा कह रहे थे ये भी तो हो सकता है -1 0 और +1, और यहाँ पे -1 +0 और +1, देखिए तीनों का प्रोडक्ट करने पर, और मतलब इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, तीनों को ऐड करें और तीनों को मल्टीप्लाई करें तो सेम आ रहा है। यहाँ पे -1 प्लस में 0, और प्लस में 1 करोगे तो -1 मल्टीप्लाई 0 और प्लस का 1 करो बराबर आता है। तो मेरा तो आंसर इस केस में हो जाएगा ओनली 3। अब ये तो सर हिट एंड ट्रायल है। आप बोलो सर व्हाट इज अ मैथमेटिकल अप्रोच, मैथमेटिकल अप्रोच बताता हूँ। तीन नंबर आप ले लीजिए, एक x - 1 ले लीजिए, एक x ले लीजिए, x +1 ले लीजिए। अब इन तीनों का जो सम है ना, इन तीनों नंबर का सम वो बराबर होगा इनके प्रोडक्ट के, यानी कि x और x - 1 और x - 2 करके देख लेते हैं। ये तो कैंसिल हो रहा है, ये 3x हो गया। यहाँ पे अगर करोगे तो x² - 1 बना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की क्यूब माइनस में एक्स, यहाँ पे 3x हो गया। इनको वहां ट्रांसपोज कर देंगे तो x³ - 4x = 0 हो गया। x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो x² - 4 बना, और ये फैक्टराइज कर देता हूं। देखिए ये तो मैथमेटिकली अप्रोच है, इस तरह का आएगा। 3x की वैल्यू आई कैसे, एक वैल्यू x की 0, यहां से x की वैल्यू 2 आई, और एक -2 आई। ये अगर मैं पुट कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, किस में पुट कर देता हूं, x - 1 में x और x +1 में, तो देखिए सीधा सा बन रहा है, 0 पुट करने पर ये वाला वे आता है, ठीक है, 2 पुट करने पर और -2 पुट करने पे ये दोनों आते हैं। तो आपकी मर्जी है, दोनों में से जो आपको अप्रोच सही लगता है। चलिए 29 देख लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स दैट फॉर्म एक्स वाई। ये घुमा फिरा के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के पीछे पड़ा हुआ, बहुत चीजें पूछ रही है। भैया 2 डिजिट है ना, 0.xy की बात कर रहा है, मैं तो कह रहा हूं 2 डिजिट है, दो डब्बे बनाओ, ये बना लिए। हमें पता है कि नॉन जीरो डिजिट कितने होते हैं, 1 से लेके 9 तक। इस एक्स को भरने के 9 वेज हैं, एक नंबर आ गया, रिमेनिंग 8 बचे ना, इसको भरने के 8 तरीके हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72 अगर आपका आंसर आता है बिल्कुल ठीक है। इसको कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये चैप्टर अगर ने बार बार नहीं करा तो 11th क्लास का चैप्टर मैंने अपलोड कर रखा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसी के क्वेश्चन मैक्सिमम है।
इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कहते हैं एबीसी की एवरेज 40 है। तो भैया बिल्कुल है, एवरेज कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस में सी, 3 से डिवाइड करेंगे और ये कहता है यहाँ पे 40 केजी है। ठीक है जी। आगे कहता है बी डी ई, इसका भी एवरेज है, बी प्लस में डी प्लस में ई, इसका एवरेज है वो भी 42 है, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे रखा है, कहता है कि वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू वेट ऑफ बी। ठीक है भैया, ये लीजिए बी और एफ बराबर कर दिया, डन। हमसे कह रहा है व्हाट इज एवरेज ऑफ ए बी सी डी एफ, ये निकालना है। यानी कि ए बी सी डी ई और एफ, अगर मुझे 6 नंबर का एवरेज निकालना है तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, यही चीज निकालनी है ना। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं अगर 3 को यहां भेज दूं तो ए प्लस बी प्लस सी का सम मिल गया, यानी कि 40 इंटू 3 120। इसकी जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, 120, करेक्ट है। फिर इस 3 को वहां पे भी भेज देते हैं, तो b प्लस में d प्लस में e जो है ये आंसर कितना हो जाएगा, 42 इंटू 3। अब बोलोगे सर ये ना f कहाँ से लाओगे। अब ये जो b और f बराबर है ना, अगर मैं इस b की जगह पे f लिख देता हूं तो एफ डी ई, यानी कि ये जो एफ डी ई है ना, इसका सम कितना हो जाएगा, 42 इंटू 3। इसका सम कितना था, 40 इंटू 3। चलिए मैं ऐसे काम करता हूँ, 40 इंटू 3 तो किसका सम था, ये, इसका सम कितना था, 42 इंटू 3। नीचे 6 है, 3 को मैंने कॉमन ले लिया, अगर ये हो जाएगा 40 प्लस में 42, नीचे 6 से कट कर देते हैं, 3 1 जा 3 2 जा, ऊपर 82 आया, डिवाइड बाई 2 से करा 41 आंसर आ गया। अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट, दिस इज आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहता है कि इस क्वेश्चन का देखते हैं क्या करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहता है बिटवीन 3:16 3:17 पीएम बोथ हावर एंड और मिनट हैंड है वो कोइंसाइड करेगा। पहली स्टेटमेंट ये कह रही है। दूसरी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि 4:58 पीएम और 4:59 पीएम में, देखो यहाँ पे मिनट हैंड है और यहाँ पे सेकंड हैंड की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये तो 1 मिनट में एक चक्कर पूरा हो ही जाता है ना। भाई आपको मैं सेकंड स्टेटमेंट को क्या कह रहा हूं, 1 मिनट में जो सेकंड हैंड वाली है वो एक चक्कर तो पूरा करे तो कौन साइड करेगी। तो सेकंड तो बिल्कुल यस है, यानी कि हो गई होगी। अगर सेकंड होगी तो नीदर 1 2, तो ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा अब बात करते हैं कि इन तीन, फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट ओनली ये तो हो ही नहीं सकता, दो बी और सी में से लेना है। 3:16 और 3:17 के बीच में ना, वैसे अगर आप नोट करो, 3 o'clock से मैं स्टार्ट करूं, यानी कि 3 o'clock से स्टार्ट करूं, यहाँ पे 12 है, और जैसे ही ये यहाँ पे 3:16 आएगा तो 3:16 और 3:17 के बीच में एक बार ये कोइंसाइड करेगी। आप बोलो सर कैसे पता किया, एक फार्मूला है ना कि किस एंगल पे ये कोइंसाइड करेगी। अगर उस एंगल वाले फार्मूले से हम निकाल लेते हैं तो हमें पता लगता है कि जैसे ही 3:16 होगा उसके बाद मिनट हैंड और आवर हैंड है वो दोनों कोइंसाइड करेंगी। तो इस स्टेटमेंट में से ये जो वाला पार्ट है ये भी ट्रू है। बात होगी सर वो फार्मूला क्या है निकालने का, वो फार्मूला मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें एंगल निकालने से स्टार्ट होता है। अगर ये दोनों ट्रू है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। 32 क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू टू नेचुरल नंबर दे रखा है, ठीक है, पी इज ए प्राइम नंबर। अच्छा पी प्राइम नंबर है तो मेरा मानना है अब प्राइम नंबर आपको पता ही होगा, और मैं लिख भी देता हूं जो किसी की टेबल में नहीं आते, जिसके दो ही फैक्टर है, 2 3 5 7 11 13। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कहता है क्यू है कंपोजिट नंबर है, क्यू कंपोजिट है तो कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है, 4 6 8 9 10, राइट। अब देखिए ये कहता है कि इनको स्टेटमेंट को देखते हैं, पी एंड क्यू कैन बी। अच्छा वर्ड आ गया, कैन बी आ गया। कैन बी का मतलब अगर एक भी एग्जाम्पल होगा ना तो ये सही माना जाएगा। तो चेक करके देख लेते हैं कैसे दो नंबर ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे ओड नंबर आए। मैंने एक नंबर यहाँ पे ले लिए, मान लीजिए प्राइम नंबर ले लिया 3, ठीक है, और ये नंबर ले लिया कंपोजिट 9।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 27, तो 27 तो ओड नंबर है, तो पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। मतलब ये कैन बी ओड नंबर, मतलब एक भी आता है तो ये करेक्ट माना जाएगा। फिर कहते हैं कि Q अपॉन P प्राइम नंबर, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, Q को मैं 9 ले लेता हूं, ठीक है, Q अपॉन P की बात कर रहे हैं ना, तो 9 ले लिया। P को मैं 3 ले लेता हूं, प्राइम नंबर है, और इसको मैंने डिवाइड किया तो 3 आया, और 3 प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है तो बिल्कुल देखिए सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब बात करते हैं थर्ड वाला का, कहते हैं P एंड Q कैन बी ए प्राइम नंबर। आप एक एग्जांपल देखिए कि कौन से एक नंबर ले लेते हैं, यानी कि हमें प्राइम नंबर चाहिए ना, तो यहां पे मैं 3 ले लेता हूं। P प्लस Q की बात हो रही है ना, P मैंने 3 ले लिया, Q मैंने 4 ले लिया, और इनको ऐड करने पे 7 जो है वो प्राइम नंबर आया। तो देखिए मैंने एक एक एग्जाम्पल लिया है, और ये कैन बी का यहाँ पे मीनिंग है कि एक एग्जाम्पल भी आएगा तो ट्रू है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 33rd क्वेश्चन देखते हैं, कहता है P ए 2 डिजिट नंबर और Q उसको रिवर्स करने पे आता है सेम डिजिट में। हमें दे रखा है P और Q, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो नंबर आया ना, इस नंबर का मैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर करता हूँ। 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, ये आ गया, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा, और यहाँ पे 3 5 जा, फिर 3 से जा रहा है, 3 1 जा, और 3 3 जा, या फिर इससे जा, फिर 3 से जा रहा है। अगर आप नोट करोगे, 3 4 जा, यहाँ पे 45 आ गया, फिर 3 से जा रहा है, 3 1 जा, और 3 15 आ गया, फिर 3 से जा रहा है, और यहाँ पे 5 आया, और फिर 5 से जा रहा है। मैंने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए। अब इसमें ऐसे क्वेश्चंस को ना आपको दो नंबर ढूंढने हैं ना, तो एक काम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर ले लेते हैं। पहले कोई भी दो नंबर ले लेते थे, 3 5 से 15 हो गया, एक और लेते हैं 15 3 से अगर आप ले लोगे तो 45 हो गया। अब 40, ये तीन नंबर ही ले लेते हैं, 45 से ज्यादा नंबर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहां पे 3 डिजिट बनने के चांस हो जाएंगे। अब इनको पहले क्या करते हैं, नीचे वालों को मैंने लिया 3 इंटू 3 इंटू 5, ये 45 बना। रिवर्स ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, तो रिवर्स करने पे चेक कर लेते हैं कि 54 हुआ। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या ये आ रहा है, चेक करके देख लेते हैं। 45 और 54 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बिल्कुल 2430 आ रहा है। अब ये अगर दोनों का प्रोडक्ट ये आ रहा है तो हमारा आंसर आ गया। इनका जब मैंने प्रोडक्ट करके देखा तो कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। आप चेक लीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब मुझसे पूछा था डिफरेंस निकालिए, इन दोनों नंबर में मैं डिफरेंस निकालूंगा, 54 और 45 में से माइनस करूंगा, 9 आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर 9 हो गया। आई होप आप ये एग्री कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 34 देख लेते हैं। वेल ये क्वेश्चन में ये कहता है कि टू कैंडिडेट एक्स वाई, कहता है कि 80% ऑफ वोटर कास्ट देयर। ठीक है, भी मैं टोटल को मान लेता हूं, टोटल उस गांव में ना एक्स वोटर्स हैं, जो वोटर लिस्ट में ना जिनका नाम है वो एक्स है, और जिन्होंने कास्ट किया ना वोट वो 80% है, यानी कि 80% ऑफ एक्स मैंने निकाला। ठीक है, इसको कट करूंगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 4 से कट 2 से होता है 2 4 जा, और 2 5 जा, यानी कि ये आ गया मेरा 4x/5। इतने कास्ट हुए हैं, ठीक है। अब x को 50% मिले हैं, x को मिले हैं 56%। अब बोलो सर y को कितने मिलेंगे, एक बड़ा अच्छा सा तरीका है, 100 में से 56 माइनस कर लीजिए, यानी कि 44 आ गए। इसकी परसेंटेज है 44, एग्री। अब दोनों के बीच में जो डिफरेंस ऑफ वोट्स है ना, जितने वोट से जीते हैं वो है 1440। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा, 56 में से मैंने 44 मैंने माइनस करा, तो यहां पे 12% आया, एग्री। अब शायद चीजें क्लियर होगी। 12% जितने वोट कास्ट हुए थे ना वो 144 के बराबर है, यानी कि मैं क्या लिखने वाला हूं, 12% ऑफ ये जो वो इतने वोट कास्ट किए गए थे, 4x/5, ये बराबर है 1440 के। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 12/100, यहाँ पे हो गया 4x/5, दिस इज इक्वल टू 1440। एक्स निकालना है, इन सबको वहां ट्रांसपोज कर देते हैं। जब मैंने 100 नीचे था तो ऊपर आ गया, ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये 12 और यहाँ पे 4 आ गया। इसको कट करके देखते हैं कितना आंसर आता है। आई होप 12 1 जा
और यहाँ पे 12 जा हो गया 120, ये हो गया 4 1 जा 4 3 जा 30 हो गया, 15,000 यहाँ पे आया। राइट, आई थिंक ए ऑप्शन अगर आपका है तो बिल्कुल करेक्ट है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है व्हेन 70% ऑफ ए नंबर, लिखना पड़ेगा यहाँ पे 70% ऑफ ए नंबर, यानी कि 70/100 ऑफ एक्स इज एडेड टू अनदर नंबर वाई, इसमें वाई में मैं ऐड कर देता हूं। कहता है सम बिकम्स 165% ऑफ वाई, ये कहता है 165% ऑफ वाई। ये लीजिए मैंने वाई लिखी, पहली क्वेश्चन मेरी ये बन गई। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 70x प्लस में 100y, और ये 100 से 100 कट जाएगा 165 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैंने दोनों तरफ 100 से, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। आगे चलते हैं, कहते हैं व्हेन 60% ऑफ एक्स, यहां पे लिख देता हूं 60% ऑफ एक्स का मतलब ये हो गया, ठीक है। आगे क्या करें, 60% ऑफ एक्स एडिड टू अनदर नंबर जेड, जेड में इसको मैंने ऐड करा। कहते हैं सम बिकम्स 165, जो सम है ना ये हो जाएगा 165% ऑफ जेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये निकालना है। चलो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस केस में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ 100 से करने का मतलब है डिनोमिनेटर हटाना। ये कितना बन जाएगा 60x, ठीक है जी। ये कितना बन जाएगा 100z, और ये कितना बन जाएगा 165। ये मेरे को अब इनको डिवाइड कर लेता हूं, यानी कि मैं क्या करता हूं, ये दोनों नंबर है ना 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं 5 से, थोड़ा इजी हो जाएगा। 5 से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा 14x प्लस में 20y इज इक्वल टू 5 से करा 5 3 जा 33 आ गया। डन। इसको भी कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 5 से। 5 से करा तो ये हो जाएगा 12x प्लस में ये 20z, और यहाँ पे बराबर हो जाएगा, इसको करेंगे तो 33। अब मुझे रिलेशन निकालने के लिए आपने ध्यान दिया, यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे एक्स और जेड है, तो ये वाई मैंने लिखना भूल गया तो ये वाई लिख लेता हूँ, ठीक है। ये जेड लिखना है तो जेड लिखना भूल गया मैं, जेड लिख देता हूँ, राइट। अब ये 33y है और इसको मैं यहां भेज देता हूं, तो 14x इज इक्वल टू ये बन जाएगा 13y, और इस z को मैं यहां भेज देता हूं तो ये बन जाएगा 12x इज इक्वल टू कितना पे 13z। मैं दोनों में x है ना, इनका एलसीएम इनको सेम करता हूं, यानी कि 12 और 14 का एलसीएम है ना वो 84 होता है, तो मैं 84 बना लेता हूं इजी करने के लिए। 84 बना लेते हैं। इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। 7 से तो सॉरी इससे मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले को 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 84x बराबर है 6 इंटू 13 करोगे 78y हो गया। यहां पे 7 से करोगे दोनों तरफ, ये हो गया। सर आप क्यों कर रहे हो ऐसा, क्योंकि दोनों को 84 बनाने के लिए, और ये 13 7 91z। अब ये दोनों अगर सेम है ना तो मैं लिख सकता हूं 84x बराबर है 78y बराबर है 91z। अब आप बताना कौन सा बड़ा है, देखो साफ दिख रहा है। एक नंबर है जिसको कम नंबर, इसमें छोटा कौन सा नंबर है, देखिए अगर आप ध्यान से देखिए ये 84 है, ये 78 है, ये 91 है, तो सबसे छोटा नंबर है 78। अब 78 वाई से मल्टीप्लाई करने पर 91 टाइम्स जेड आया ना, तो वाई सबसे बड़ा होगा, ठीक है। फिर ये 84 और 91 में फिर ये छोटा कौन सा एक्स है, ये एक्स सेकंड नंबर पे। अगर आपका आंसर ए है तो बिल्कुल ठीक है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 36 क्वेश्चन करते हैं। मुझे लगता है पूरे पेपर में सबसे ज्यादा इजी ये क्वेश्चन है, इसको तो अवार्ड देना चाहिए, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहे हैं, रिमाइंडर निकालना है व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाई। बिना टाइम वेस्ट किए ना 1261 के फैक्टर निकाल लीजिए। अब इतना इजी फैक्टर तो है नहीं, जिनके इजी फैक्टर नहीं होते ना वो पक्का ऐसे नंबर से डिवाइड होंगे, जैसे 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 से करोगे तो 97 आया, 97 से करागा तो ओबियसली 1 आया। अब ये अगर मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, तो डिवाइड करने पे 1261 की जगह पे मैं 13 इंटू 97 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको देखते हैं कट हो रहा है क्या, बिल्कुल कट हो रहा है। देखिए 97 से 97 कट हो रहा है। 13 की अगर टेबल आती है तो 13 1 जा 13 7 जा 91 होता है।
अगर ये फुल्ली डिविजिबल है, यानी कि पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, तो आप एग्री करोगे उस केस में रिमाइंडर जीरो होगा। हमसे रिमाइंडर पूछा गया था तो रिमाइंडर इज जीरो। आई होप इसमें तो आपको नहीं ज्यादा दिक्कत आनी चाहिए। 37 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन को मेरी आधी क्लास ने रोंग कर दिया था। देखिए क्या कह रहे हैं। कहते भाई 24 men, एंड पे ध्यान देना, एंड 12 वुमेन। 24 men जो हैं वो, और 12 वुमेन जो हैं वो अगर काम करने हैं तो उनको 30 डेज लग जाते हैं ये काम करने में। ठीक है। कहते ये बताओ 12 मैन हो जाएं, मैन आधे हो जाएं, और वुमेन जो है वो 24 हो जाएं, तो कितने उसमें डेज में ये काम हो जाएंगी। एक्चुअल में देखिए, मैक्सिमम बच्चे 30 करके आ गए थे। 30 तो भैया रोंग होगा। क्यों रोंग होगा सर? इसने ना ये नहीं बताया, एफिशिएंसी की बात नहीं करी। एफिशिएंसी की बात मतलब ये नहीं कहा, अगर और वर्ड होता ना यहाँ पे, यानी कि 24 men और 12 वुमेन होता, तो हमें आइडिया लग जाता कि भाई कौन ज्यादा एफिशिएंट है काम करने में। लेकिन देर इज नो रिलेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन। हमें पता ही नहीं लग रहा कि मैन और वुमेन में क्या रिलेशन है। तो कौन ज्यादा एफिशिएंट है? अगर वोमेन ज्यादा एफिशिएंट है कि मैन, अगर इनका नहीं पता लग रहा है तो 30 तो किसी एंगल से हो ही नहीं सकते। हाँ, मोर देन 30 भी हो सकता है, लेस देन 30 भी हो सकता है, बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि देर इज नो रिलेशन बिटवीन गिवन मैन एफिशिएंसी और वुमेन की एफिशिएंसी में नहीं रिलेशन को दे रखा। और बिना एफिशिएंसी के रिलेशन के हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो इस केस में जो बनता है ना, वो डेटा इनएडुकेट बनता है। अगर आप करने भी बैठोगे, मान लीजिए मैन की और वुमेन की बराबर है, तो क्या करोगे? 30 डेज में काम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैन है वो ज्यादा एफिशिएंट है वुमेन से, तो क्या हो जाएगा इस केस में? तो हमसे 12 मैन ही है, तो लेस देन 30 डेज लगेंगे, उस सॉरी मोर देन 30 डेज लगेंगे, 30 डेज मोर लगेंगे। अगर वो मतलब तीनों केस बना के देख लीजिए आप। मैं तुम आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस केस में तो आप रिलेशन ही नहीं दे रखा है, तब तो डेटा इज इनएडिक्वेट। डन। 38 क्वेश्चन देखते हैं। वेल ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा। इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ इसको एग्जाम में भी दूं, मेरे जो इंटरनल एग्जाम होते। सुनिए, रेक्टेंगुलर सीट है, बिना टाइम का वेस्ट करे एक रेक्टेंगल सीट बना लेते हैं। ये लीजिए रेक्टेंगल सीट बन गई है, और ये रेक्टेंगल सीट है। दो बना लेते हैं क्योंकि 2 बार मुझे समझाना पड़ेगा। राइट। कहता है कि रेक्टेंगल सीट में 20 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है, बिल्कुल ठीक है जी, और 8 सेंटीमीटर ब्रेड दे रखी है। कहते इट इज पॉसिबल टू कट द सीट एग्जैक्टली इंटू 4 स्क्वायर में कट कर सकते हैं क्या? वैसे एक बताऊं, 8 और 20 का अगर मैं एचसीएफ निकाल के देखूं तो 4 तो हो तो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली करते हैं 8 में 4 में हो सकता है। 4 स्क्वायर कह रहा है, तो पहले तो ये 8 है ना, ये 20 है ना, इसको मैं ऐसे कर लूं 8, 8, 16 और 4, यानी कि इसके मैंने 3 टुकड़े करे हैं। ये 8 करा है, राइट भैया, ये भी 8 करा है, और ये 4 बच गया। अब देखिए ये एक स्क्वायर बन गया जिसकी लेंथ ब्रेड्थ, ये लग रहा तो रेक्टेंगल है आपको, ये 8 है, ये फर्स्ट स्क्वायर बन गया। ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी सेकंड स्क्वायर बन गया। लेकिन ये 4/8 का बना। अगर मैं इसके 2 टुकड़े कर दूं तो थर्ड और फोर। अब इसने सेम नहीं कहा, बस 4 स्क्वायर कहा है। तो ये 4 स्क्वायर पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है, देखिए आपके सामने है। 8/8 का ये बन गया, राइट, 8/8 का ये बन गया। और ये कौन सा बना? इसके 8 के 2 टुकड़े करूंगा तो 4 4 के, यानी कि जो थर्ड वाला है ना, ये 4/4 का है, ये भी 4/4 का है। तो आंसर है यस, ये तो हो सकता है। करके देख लीजिए आप। डन। नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कहते हैं इट इज पॉसिबल टू कट एग्जैक्ट द सीट इनटू 10 ट्रायंगल सीट। ट्रायंगल की बात कर रहा है। अब देखिए ट्रायंगल का एरिया आपको सबको पता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ये कहता है कि क्या इस सीट के 10 ट्रायंगल बन सकते हैं। मैं इसको कहता हूं कि 10 ट्रायंगल का एरिया है ना, इस पूरे सीट के एरिया के बराबर होना चाहिए। यानी कि 20 इंटू 8 को लेंथ इंटू ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 20 इंटू 8 हो गया, राइट। और ये 2 1 जा कट करोगे 5 जाएगा, तो यहाँ पे बेस इंटू हाइट करोगे ना, तो ये 5 आ गया और 32 आया।
अब ऐसे नंबर ढूंढे जाएं जिनका प्रोडक्ट 32 हो। तो देखो 1 into 32 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 32 तो लेंथ ही नहीं है ना हमारे पास। इसमें 4 into 8 हो सकता है जो फिजिबल है। तो हम वर्कआउट करके देखते हैं। 4 into 32 है ना, वो हो सकता है। 16 4 into 2 क्यों होगा सर? अगर आप नोट करो, ये 8 है ना, ठीक है, और ये 20 दे रखा है। अगर मैं इस तरह से करूं, ये 8 ले लूं और 4 ले लूं, यहाँ पे ये 4 ले लूं, तो ये 4 कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। वन टाइम, चलिए एक वन टाइम हो गया। ये 4 हो गया, 2 टाइम हो गया। ये 3 टाइम हो गया, राइट। ये 4 टाइम हो गया। और ये 5, मतलब ये जो 4 है ना, ये मुझे लेना पड़ेगा 5 बार, राइट। सर आप क्या कर रहे हो? मैं बेसिकली आपको करके दिखाता हूँ। मैंने इसकी स्ट्रिप ले ली इस तरह से, और करा क्या है, इस रेक्टेंगल सीट के ना 5 पीसीज करे, 3 हो गए, 4 और 5। अब ये अगर आप नोट करो, आपको पता है एक रेक्टेंगल जो होती है ना, वो रेक्टेंगल का डायगोनल है ना, दो ट्रायंगल का इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है। यानी कि 1 का एरिया और 2 का एरिया, 1 का एरिया में देखिए बेस इंटू हाइट करोगे, इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, 4 into 8 करोगे, ठीक है। और इस ऊपर वाली नंबर 2 का भी करोगे तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। भैया इस केस में जो बेस है वो तो 4 है और हाइट है वो 8 है, इसके बराबर होगा। तो देखिए 1 2, इसी तरह से हर वाले को अगर डायगोनल ज्वाइन कर देते हो, तो मेरा मानना है इस केस में टोटल जो है ना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो बन गए हैं। तो भैया ये भी बात सही है। अगर दोनों यस है ना, तो बोथ ए एंड बी को टिक कर दीजिए। ये करेक्ट आंसर है। बात बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वेल, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। मुझे मजेदार लगा भाई, इसमें पहली बार नाइन्थ क्लास का कंसेप्ट यूज हुई है। कहता है भाई 8 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट ऑन ए सर्कल। एक सर्कल बना लेते हैं। ये लीजिए, मैंने सबसे पहले तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए एक सर्कल बना लिया, राइट। अब ये क्या कह रहा है कि 8 पॉइंट्स हैं और ये डायमीटर की बात कर रहा है। मैं पहला डायमीटर ले लेता हूँ। डायमीटर लेने से ये पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। मैं पहले डायमीटर ही बना लेता हूँ। राइट एंड कहता है कि भाई 8 पॉइंट्स बनाने हैं इक्वी डिस्टेंस पे। तो मेरा मानना है ये 2 पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे हो गए, ये 4 पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे हो गए, ये 6 पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे हो गए, और ये अगर आप नोट करो तो टोटल 8 पॉइंट हो गए। बताता हूँ कैसे। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, इसकी बात वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ। 3 पॉइंट, ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। 8 पॉइंट्स हो गए। अब चेक करते हैं। कहता है कि भाई 8 पॉइंट्स हैं, हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन। किसी क्लास को नाइन्थ क्लास की ये बच्चे की याद होता है कि डायमीटर से ऊपर जो सेमी सर्कल में जो बनता है ना, वो 90 डिग्री का बनता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये नाइन्थ क्लास में था कि एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, और इन राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये कहता है हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल आर पॉसिबल। एक काम करते हैं, अगर मैं पहले डायमीटर को ले लेता हूं, कितने डायमीटर टोटल देखा जाए तो टोटल डायमीटर है 1 2 3 4 डायमीटर है। अगर मैं डायमीटर पहले वाले को ले लेता हूं, 1 और 5 डायमीटर लेते हैं, इस पे ट्रायंगल देखते हैं कितनी बनती है। दिस इज वन ट्रायंगल जिसके ऊपर मैंने करा है, नाम लिख लेता हूं 1 5 2। फिर दूसरी ट्रायंगल बनती है ये वाली 1 3 5। 1 5 3, 1 5 तो फिक्स ले लेता हूँ। फिर ये ले लेते हैं 1 4 5। तो 1 5 4 ले लिया। फिर ये वाली भी तो बन सकती है 1 5 और 6, ये भी तो ट्रायंगल बन सकती है 1 5 6। फिर ये भी तो ट्रायंगल बन सकती है 1 7 और 5, यानी कि 1 5 7 बन गई। और ये वाली ट्रायंगल बन जाएगी 1 8 और 5, तो 1 5 8। अगर आपने नोट करा ना, ये कितनी बन गई? 1 2 3 4 5 6 बन गई। अगर मैं डायामीटर, डायामीटर की स्पेलिंग ये थी, डायामीटर है 1 5 लूं तो 6 बनती है। डायामीटर अगर मैं 2 6 लूं तो यहाँ पे भी 6 आएंगी। डायामीटर अगर मैं 3 7 लूं तो यहाँ पे भी 6 आएंगी। डायामीटर मैं 4 8 लूं तो यहाँ पे भी 6 आएंगी। चार डायामीटर बनते हैं ना 8 पॉइंट्स पे, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर आपका आंसर ये 24 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। देखते हैं क्या कह रहा है।
कहते देयर इज ए न्यूमेरिक लोक विच हैज 3 डिजिट पिन। ठीक है, दी पिन कंटेन डिजिट 1 to 7। हमारे को दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7, ये दे रखे हैं। कहता है देर इज नो रिपीटिशन। ठीक है भैया। कहता है जो पिन जो बनेगी ना वो 3 डिजिट का, तो 3 वो हो गए। पहली इंस्ट्रक्शन देखिए भैया, रूल देखिए, ये ध्यान में रखना है। पहला रूल क्या कह रहा है? कहता है देर इज नो रिपीटिशन, बिल्कुल ठीक है। कहता है कि उसके बाद डिजिट लेफ्ट टू राइट चलेंगे, यहां से चलेंगे लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल ठीक है। कहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है भैया। यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि अगर आप समझ पाओगे ये 1 2 3 ऐसा नहीं होगा, है ना, ये हो सकता है 3 to 1। फिर क्या कहता है कि एनी 2 डिजिट इन द पिन डिफर बाई एटलीस्ट 2। भैया डिफरेंस है ना, 2 डिजिट के बीच में डिफरेंस, वो एटलीस्ट वर्ड का मतलब है कि मिनिमम 2 हो तो अच्छा रहेगा, 2 से ज्यादा भी चलेगा, है ना, बट 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट डज वन नीड टू फाइंड आउट पिन? भैया गजब, चलिए करके देखना पड़ेगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला है ना, इसका मीनिंग है कि सबसे पहले मैं बड़े नंबर से ट्राई करता हूं। 7 अगर मैं ले लूं, डिफरेंस मिनिमम 2 लेना है ना, तो 7 5 और 3, एक ये भी हो सकता है। करेक्ट है, 7 को लेके देखते हैं। 7, ठीक है। उसके बाद मैंने 5 रखा, और उसके बाद 7 5 के बाद ये मैं 2 ले लेता हूं, ये भी हो सकता है भैया, डिफरेंस 2 से ज्यादा। फिर 7 5 1, ये भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अब वो लोग सर फिर और हो सकते हैं क्या 7 के? बिल्कुल से हो सकते हैं 7 के साथ में मैं अगर 4 ले लूं, तो 7 4 और 2 हो सकता है। 7 4 और 1 भी हो सकता है। फिर 7 के साथ और हो सकता है क्या? 7 के साथ में अगर 3 ले लेता हूँ, एक और हो सकता है कि 7 के साथ में मैं 3 लूं और फिर 1 आ सकता है। तो इस केस में 1 2 3 4 5 6, 6 तो पॉसिबिलिटी यहां पे आ गई, अगर वो जो पिन है वो 7 से स्टार्ट है, जरूरी थोड़ी 7 से हो, बस डिक्रीजिंग ऑर्डर है। दूसरा देखते हैं, अगर 6 से स्टार्ट हो, मान लीजिए इससे स्टार्ट हो, तो 6 4 और 2, ये भी हो सकता है। 6 के बाद में 4 आया और 2 आया। 6 4 और 1 भी आ सकता है भैया, ये भी आ सकता है। फिर ये भी तो हो सकता है 6 के बाद 3 और 3 के बाद 1। इस केस में जो पॉसिबिलिटी बनी है ना, वो 3 बनी है। एग्री कर रहे हो? अब 7 6 के बाद 5 वाला देखते हैं। 5, अगर मान लो पहला मैं 5 ले लेता हूं, तो 5 के साथ में आएगा 3 का, यानी कि 5 3 1, यहां पे तो एक ही बन रहा है। एग्री? तो एक यहां पे बन गया। आई थिंक इनसे ज्यादा पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही, तो इनको ऐड कर देते हैं। 6 प्लस में 3 प्लस में 1, अगर आपका भी आंसर 10 है तो बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विद दिस आवर वीडियो इज ओवर, होप सो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।